तो लेट अस कंटिन्यू विद एक्सपेंडिचर्स। कौन से खर्चे अलाउबल हैं, तो ये मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है। तो बिजनेस के जो खर्चे होते हैं बच्चों, हमने डिवाइड करा था इनको कैटेगरीज में टू ट्राई एंड मेमोराइज, क्योंकि बहुत सारे खर्चे हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी था एसेट्स पे क्या खर्चा होता है। तो सेक्शन 30 बताता है रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग पे क्या डिडक्शन मिलता है। 31 बताता है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर पे क्या मिलता है। 32 बताता है आपको कि डेप्रिसिएशन कैसे दी जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन करने के लिए अपने को 43.6, 43.1 जो एक्चुअल कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी बताते हैं, और 211 बताता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स कैसे बनता है। और इस बार का आरटीपी का क्वेश्चन करेंगे हम, जहां पर इनमें थोड़ा सा एक इंटीग्रेट पॉइंट्स आ जाएगा। और 43A बताता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, अगर आपने इंपोर्ट करा है तो क्या करना है। तो दैट इज कैटेगरी ऑफ एसेट्स। नाउ कैटेगरी 2 में हमने करा कि बिजनेस हेड में जनरली डेफर्ड रेवेन्यू नहीं माना जाता, या तो खर्चा उस साल का है या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि खर्चा ओवर लाइफ टाइम स्प्रेड होगा, ओवर 5 इयर्स होगा, बट उसके एक्सेप्शंस हैं। एक सेक्शन है 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और एक DDA है वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर, VRS एक्सपेंडिचर। फिर हमने कहा डोनेशंस जो आप देते हो, बहुत अच्छी बात है, मन की शांति के लिए अच्छा है, पर डोनेशंस का आपको डिडक्शन नहीं मिलता। बट अगेन रूल के साथ साथ एक्सेप्शंस होंगे, और कुछ सेक्शंस हैं जो डोनेशंस की डिडक्शन दे रहे हैं अंडर बिजनेस एक्ट, तो वो पढ़ेंगे। फिर रिसर्च के खर्चे का हमने कैटेगरी 4 बनाया। बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है उसका बनाया हमने कैटेगरी 5। देन कम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन 37 में नहीं मिलता है, बिकॉज 37 ओनली टॉक्स अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं जिनका डिडक्शन हमें मिल जाता है, तो वो हमने कैटेगरी नंबर 6 बनाया। कैटेगरी नंबर 7 टॉक्स अबाउट बैड डेट्स and recovery of deductions, and of course category 7 is the general deduction. इसके बाद हमारा एक पार्ट रह जाता है 40 to 44, what are the restrictions। now बच्चों एक एक करके। कैटेगरी 1 ऑन एसेट, सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है रेंट फॉर बिल्डिंग, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। now remember all expenditures under business and profession will be allowed either on cash basis or on mercantile basis as per method of accounting followed by the SSC। तो मैं यहाँ खर्चे जो बता रहा हूँ वो ड्यू बेसिस पे मिल जाएंगे अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो, कैश बेसिस पे मिलेंगे अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो। अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते हो तो वो एक्रूअल बन जाता है नॉर्मली। नाउ कुछ ऐसे खर्चे हैं जो 43B में आते थे। नाउ 43B क्या था? 43B वाज रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो लिस्ट 43B की दी है उसमें जो खर्चे हैं उनका डिडक्शन आपको केवल तब मिलेगा अगर आपने पे कर दिया। सो 43B क्या कहता है कि जिस साल का खर्चा है, सपोज 22-23 में खर्चा हुआ है और आपने 22-23 के खत्म होने तक नहीं, पर उसकी ड्यू डेट तक, विच कुड बी 31st of जुलाई और 30th of अक्टूबर, अगर आपने इस डेट से पहले पे कर दिया तो आपको 22-23 में ही डिडक्शन मिल जाएगी। पर अगर आपने ड्यू डेट से पहले पे नहीं करा तो जिस साल पे करा उस साल डिडक्शन मिलेगी। और इस लिस्ट में टैक्सेस भी आते हैं, अलाउबल टैक्सेस। तो बिल्डिंग के ऊपर मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे करा, प्रॉपर्टी टैक्स पे करा, ऑल दीज आर अलाउबल टैक्सेस, एंड इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी 43B की। तो अगर म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 रुपया पीएनएल में डेबिट करा हुआ है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि ये 3/11/24 को पे हुआ, अब आपने ध्यान से क्या देखना है, खर्चा 22-23 का है। अगर 22-23 का खर्चा 22-23 की ड्यू डेट, एंड टू चेक द ड्यू डेट वी विल हैव टू सी कौन है पर्सन। अगर कंपनी होगा तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगा, लेकिन अगर कोई और पर्सन होगा तो आप टर्नओवर चेक करोगे। अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ऊपर देखोगे, बिजनेस है तो 1 करोड़ से ऊपर देखोगे, तो आपको पता चलेगा उसका ड्यू डेट क्या आ रहा है। सपोज ड्यू डेट 31 अक्टूबर आता है, then you go and check is it after the due date, yes। तो किस साल पे हुआ? अब ये अलाउ होगा 24-25 में, यानी हम 22-23 में प्रॉफिट में इसको ऐड बैक कर देंगे और 24-25 में अलाउ करेंगे। नाउ अगर सपोज ये 3/10 भी होता, नाउ प्लीज रिमेंबर हमने ड्यू डेट सिर्फ उस साल की देखनी है जिस साल का खर्चा है। ये 23-24 की ड्यू डेट से पहले भी हो गया तो भी डजंट मैटर, इट विल बी अलाउड इन 24-25। तो जिस साल का खर्चा है उस साल की ड्यू डेट से पहले पे हुआ तो उसी साल, वरना जिस साल पे हुआ। रिपेयर खर्चा एंड इंश्योरेंस। नाउ वी नो देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर मैंने जनवरी
23 में 12 महीने का इंश्योरेंस पे करा है 12,000 रुपया, तो आप पूरा का पूरा 12,000 का डिडक्शन लोगे, 3,000 का डिडक्शन लेके 9,000 को एसेट में डालेंगे। ये अकाउंट कहता है, इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स कोरिलेट्स द एक्सपेंडिचर टू द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, अकाउंट्स कोरिलेट्स द एक्सपेंडिचर टू द ईयर इन विच द बेनिफिट इज राइट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में क्यों है? क्योंकि आपको 3 महीने का इंश्योरेंस का खर्चा इस साल बेनिफिट हुआ, 9 महीने का अगले साल हुआ, तो अकाउंट्स वैसे करता है, इनकम टैक्स नहीं। मेरा ड्यू हो गया है 12,000 रुपया इन द ईयर 22-23, मुझे सारी डिडक्शन मिल जाएगी। देन वी कम टू करंट रिपेयर। तो बिल्डिंग के ऊपर करंट रिपेयर, वाइट वॉश कराई, कुछ प्लग वगैरह टूट गए उनकी रिपेयर कराई टू मेंटेन इट। अगर आप अपनी ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, यानी यू ओन द बिल्डिंग इन विच यू आर डूइंग बिजनेस, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप किराए की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। देन देयर इज कैपिटल रिपेयर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो कैपिटल रिपेयर इज स्ट्रक्चर की रिपेयर, जैसे दीवार टूट गई, क्रैक आ गया, छत टूट गई, क्रैक आ गया, या फ्लोरिंग करवा दी आपने, कैपिटल रिपेयर है। स्ट्रक्चर को रिपेयर कराया पर कोई नया एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो अगर तो आप किराए की बिल्डिंग में हो तो ये आपको डिडक्शन मिल जाता है, और अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है तो आपको इसको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? डिप्रिसिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कमरा बनवा दिया, रूम बना दिया, बाथरूम बना दिया, एडिशन कर दिया, ये एडिशन का खर्चा अगर आप अपनी ही बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो, अगेन विल बी एडेड टू द ब्लॉक। लेकिन अगर किराए की बिल्डिंग में हो तो आपने जो एडिशनल फ्लोर बनाया, रिमेंबर यू डोंट ओन द बिल्डिंग, बट बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 to 32, जितना खर्चा आपने एडिशन पे करा उतने खर्चे पे आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगी। दैट इज अ एक्सेप्शन टू द रूल दैट ओनली द ओनर गेट्स डिप्रिसिएशन। देन वी कम टू प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। यहां लिखा है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर। अगेन करंट रिपेयर, मैंने एसी का सर्विस करा दिया, मेरे खुद का ओनरशिप में है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। मैंने किराए पे लेके दिया, उस पे भी मेरे को रिपेयर का डिडक्शन मिल जाएगा, करंट रिपेयर। कैपिटल रिपेयर, एसी का मैंने स्ट्रक्चर रिपेयर कराया, जो एसी का पूरा बाहर कवर दिखता है वो क्रैक हो गया, मैंने रिप्लेस करा दिया, स्ट्रक्चर रिपेयर है। मेरी किराए का लिया मैंने एसी तो मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, पर अगर मेरा खुद का है तो उसको मुझे ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। फिर बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कुछ ऐसा खर्चा जिससे मशीन की कैपेसिटी चेंज हो गई। जैसे एसी का कंप्रेसर बदल दिया तो एसी एक तरीके से नया हो गया। गाड़ी का, मोटर कार का, मोटर व्हीकल का इंजन बदल दिया, है ना। गाड़ी का दरवाजा बदला, दैट्स अ कैपिटल रिपेयर। गाड़ी का इंजन बदल दिया, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपने खुद के एसेट पे करा तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, पर अगर किराए के एसी पे मैंने कंप्रेसर बदला तो बेटा दैट इज अ डेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका मुझे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ एक थोड़ा सा क्वेश्चन जस्ट टू कीप आवर आई ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आपको पता है क्वेश्चन में पीएनएल आएगा। अब पीएनएल में अगर नेट प्रॉफिट दिया है, आई विल स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट। एंड मैंने आप लोगों को बोला था ये पीएनएल अकाउंटेंट ने बनाया है, इसमें गलतियां होंगी। पीएनएल जो क्वेश्चन में आया उसको आंसर मत समझ लेना। तो हमने कहा था फर्स्ट स्टेप हम क्रेडिट साइड उठाएंगे, सेकंड स्टेप हम डेबिट साइड उठाएंगे, फिर हम एडिशनल पे जाएंगे। इनको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आई स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड। इनकम टैक्स रिफंड मेरे हिसाब से यहां नहीं आना चाहिए, तो मैंने माइनस कर दिया। और इनकम टैक्स रिफंड तो मेरी इनकम ही नहीं होता है, तो मैं किसी ऑडिट में नहीं लेके जाऊंगा। इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट्स, ये यहां से माइनस करेंगे और अदर सोर्सेज में 6400 ले जाएंगे। डिविडेंड अगेन बिजनेस इनकम से माइनस करेंगे और इसको भी अदर सोर्सेज में ले जाएंगे। यहां डिविडेंड लिखा है, नेट नहीं लिखा, रिसीव नहीं लिखा, इसलिए ग्रॉसिंग आपका चक्कर ही नहीं है। वैसे भी ये 5000 से कम है। रिपेयर ऑन बिल्डिंग, अच्छा जब तक कुछ गलत नहीं लिखा तब तक सब सही है। इफ नथिंग इज रॉन्ग एवरीथिंग इज गुड। सो ये ठीक है, रिपेयर ऑन बिल्डिंग में मानूंगा, सबको ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का है, साइंटिफिक रिसर्च का अगेन अप्रूव्ड है। इंटरेस्ट मैं सोचूंगा बिजनेस का है। ट्रैवलिंग अगेन बिजनेस का है। वैट अगेन जीएसटी वगैरह, वैट वगैरह बिजनेस का है। नाउ ही सेज एडिशनल, नाउ दीज आर कंफ्यूजन्स जो अकाउंटेंट को बातें समझ में नहीं आई। रिपेयर ऑन बिल्डिंग इंक्लूड्स 95,000 बीइंग कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ कंपाउंड वॉल। नाउ ही यूज्ड द वर्ड इंक्लूड्स, यानी यहां पर ये डेबिट करा हुआ है। मैंने 3 स्टेज बताई थी
क्या करना चाहिए आप डिसाइड करो। कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ वॉल इज अ कैपिटल रिपेयर, बिल्डिंग मेरी है, इस पे डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उसने क्या किया, उसने डिडक्शन ली हुई है। हम क्या करेंगे, हम सर पहले 95,000 को ऐड बैक करेंगे, फिर उस 95,000 को ब्लॉक में ऐड करके 10% बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट है तो 9,500 माइनस करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग। देन ही सेज इंटरेस्ट पेमेंट्स include, again include, interest payable of 12,000 outside India to a resident Indian on which TDS has not been deducted, 12,000 payable outside India। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, रिवाइज कर रहे हैं तो आई एम एज्यूमिंग आपको पता है 41 लगेगा इस, चाहे वो रेजिडेंट को जाए या नॉन रेजिडेंट को जाए, इफ इट इज आउटसाइड इंडिया 41 लगता है एंड 100% डिसअलाउ हो जाता है। अब देखो इसने क्या किया, इसने यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट्स में इंक्लूड करके रखा है तो मेरे को इसको ऐड बैक करना है, तो उसने क्या किया, उसने इंक्लूड करा हुआ, मैं ऐड बैक करूंगा। एंड देन ही सेज एंड पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेल्स टैक्स 24,000, यानी पेनल्टी भी इंटरेस्ट के अंदर इंक्लूड करी। काहे का अकाउंटेंट है यार, ये पेनल्टी भी इंक्लूड कर ली। तो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये कैसे इंक्लूड कर लिया, अरे अकाउंटेंट है, गलती कर रहा है, इसमें लॉजिक मत ढूंढो। तो पेनल्टी इंक्लूडेड है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम उसको ऐड बैक करेंगे। नाउ दिस बिकम्स माय बिजनेस इनकम, दिस बिकम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट सर। नाउ अब आते हैं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स is the allowability of the deduction of the cost of the asset over a period of time. By the time you've done this, रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें पता डेप्रिसिएशन अकाउंट्स की और इनकम टैक्स की बिल्कुल अलग होती है। इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे दिया जाता है, तो दो सेक्शन करेंगे। सेक्शन 211 डिफाइन द ब्लॉक, सिमिलर एसेट्स कैरिंग सेम रेट को एक ही ब्लॉक में डाला जाता है। सेक्शन 43(6) कहता है वैल्यू ऑफ ब्लॉक या क्लोजिंग WDV कैसे निकालना है, ये 43(6) बताता है। डेप्रिसिएशन कब निकालनी है, वो द वैल्यू ऑफ ब्लॉक इनटू रेट, वैल्यू ऑफ ब्लॉक इनटू रेट। 43(1) मुझे बताता है एक्चुअल कॉस्ट जो ब्लॉक में ऐड करनी है वो कैसे लेनी है। एक्चुअल कॉस्ट इज द मनी पेएबल, जो भी आपने खर्चा करा एसेट के लिए, उसमें से गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी तो माइनस करेंगे। कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, फ्रेट इनवर्ड है, इंटरेस्ट बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, जो भी आपका लोन लिया आपने एसेट खरीदने का, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुआ तब तक का ब्याज क्या होता है बेटा, कैपिटलाइज होता है। एंड इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगता है कि आपने इसमें से कोई भी खर्चा 10,000 से ज्यादा करा और अकाउंट पे ही चेक, NEFT, RTGS या कोई भी अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन मोड से नहीं करा तो वो खर्चा एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, उस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। सो एक्चुअल कॉस्ट। देन 51 and 2 डिफाइन कैपिटल गेन्स और लॉस कैसे होगा। तो मैंने आपको डिफरेंशिएट करा था बेटा, 43(1) एक्चुअल कॉस्ट है, 49 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ये है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए, जिसकी बात हम कैपिटल गेन्स के चैप्टर में करते हैं, ये है डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए। अच्छा 49 में भी लिखा है मनी पेड और पेबल, 43(1) में भी लिखा है मनी पेड और पेबल, फिर क्या फर्क है सर? 49 में 49(1) था, 49(3) था, 49(4) था। The exceptions of 49 will not apply to 43, और 43 में हमने करा था एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 5, 3, 4, ये सारी एक्सप्लेनेशन 43(1) की है, यानी डेप्रिसिएबल एसेट की है। ठीक है सर। जो मैंने लोन लिया है एसेट के लिए, अगर मैंने लोन लिया था लेट्स से 1/4/22 को और एसेट यूज पे करा है 1/6/22 को, तो यहां तक का ब्याज कैपिटलाइज होगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा और उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगी, पर इसके बाद का ब्याज फुली अलाउबल एज अ डिडक्शन हो जाएगा। दैट इज एज पर एक्सप्लेनेशन 8, इंटरेस्ट आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। राइट, नाउ आप कुछ रूल्स करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन 32 में किसको मिलती है? किसी को भी, कंपनी, फर्म, एवरीबॉडी। क्या बिजनेस कर रहे हैं सर? एनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, सारे बिजनेसेस को डेप्रिसिएशन मिलती है। कौन सा एसेट? अब एसेट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड इनटैंजिबल एसेट, यानी जितने एसेट्स हैं बिजनेस के, इन चार में से एक कैटेगरी में डालना पड़ेगा। दीज आर व्हाट वी कॉल सिमिलर, यानी अलग अलग। बिल्डिंग एक सिमिलर होगी, फर्नीचर एक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी एक हो गया और इंटैंजिबल एक हो गया। now, क्या मुझे सेकेंड हैंड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन मिलेगा? जल्दी बताओ मुझे। हाँ सर मिलेगा। अच्छा, वो एडिशनल नहीं मिलता था। ओके 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 ओके। अच्छा, डिप्रिसिएशन किस पे देते हैं? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। इसको आईसीआई क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी बोल लेता है, डब्ल्यूडीवी बोल लेता है, डजंट मैटर। मैंने आप लोगों को वैल्यू ऑफ ब्लॉक बोला। वैल्यू ऑफ ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन, हम क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालते हैं। इट्स इजियर टू एब्जॉर्ब। रेट क्या होंगे सर? शेड्यूल दिया हुआ। अच्छा, इफ द एसेट इज यूज फॉर लेस द ईयर ऑफ परचेज, यानी जिस साल खरीदा उसी साल यूज हो गया और 180 दिन से कम यूज हुआ, देन उस एसेट का वैल्यू ऑफ ब्लॉक में सबसे पहला उस एसेट का माना जाएगा और हाफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब आते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये डेट क्या होती थी? 4 अक्टूबर ऑन और आफ्टर 4 अक्टूबर अगर एसेट खरीदा तो लेस देन 180 डेज होगा। ठीक है। अच्छा, नाउ एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलती है? किसी भी पर्सन को मिलती है, मैन्युफैक्चरर को मिलती है, पावर जनरेटर्स को मिलती है, प्रिंटिंग एंड पब्लिश बिजनेस को मिलती है, ट्रेडर्स को नहीं मिल रही, सर्विस सेक्टर वालों को नहीं मिल रही। अच्छा, डेप्रिसिएशन मिलती है सारे एसेट पे, ये मिलती है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन सेकंड हैंड पे भी मिलती है, ये सेकंड हैंड पे नहीं मिलता है। डेप्रिसिएशन तब मिलती है अगर आपका एसेट दफ्तर में लगा तो भी मिल जाएगी। एसी को दफ्तर में लगाया ताकि ओनर ठंडी ठंडी हवा खा सके तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन तब मिलेगा अगर आपने फैक्ट्री में लगाया, प्रोडक्शन में लगाया, व्हीकल्स पर, शिप्स पर, एयरक्राफ्ट पर डेप्रिसिएशन तो मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। देन बेटा, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन एक्चुअल कॉस्ट। कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट पे होगा बट इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लॉक, ब्लॉक से माइनस होगा। ठीक है। और अगर आपका एसेट लेस देन 180 डेज यूज है तो रिमेंबर एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट भी 20% की जगह 10 हो जाता था। ये रेट 20% है। ब्लॉक्स के रेट 15% हो, 40% हो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% ही रहेगा और लेस देन 180 डेज में 10% हो जाएगा। अच्छा सर, अगर पहले साल में मैंने लेस देन 180 डेज यूज करा, एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% ही मिला, तो क्या बैलेंस अगले साल में मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। नाउ ओनरशिप पे आते हैं। रिमेंबर, यू नीड टू ओन द एसेट। अरे किराए के एसेट पे डेप्रिसिएशन काहे को मिलेगा? जब कॉस्ट ही खर्चा नहीं कर रहा तो डेप्रिसिएशन किसका? बट व्हाट इफ आई पार्टली ओन? मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बिल्डिंग खरीदी, तो क्या हम दोनों को अपने अपने खर्चे पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? बिल्कुल। सो ईच को ओनर विल बी अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन हिज कॉस्ट। अब मैंने गाड़ी खरीदी 30 मार्च को बिजनेस के लिए, पर मुझे बताओ अगर मैंने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी 30 मार्च को, अच्छा एक और बात करते हैं, जीएसटी का पार्ट भी डाल देते हैं। क्या वो जो जीएसटी उसके ऊपर लगा होगा 13 सीटों से कम है, क्या मुझे उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट में आता है 17.5 में, तो क्या फिर वो जीएसटी पोर्शन में एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करके उस पर डिप्रिसिएशन ले लूंगा? बिल्कुल ले लोगे सर। अभी गाड़ी मेरे नाम रजिस्टर नहीं हुई है क्योंकि 30 मार्च को खरीदी, क्या मुझे फिर भी डिप्रिसिएशन मिल जाएगा? यस, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन। देन वी कम टू लेसर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं तो सर ओनरशिप कैसे पता चलेगा? अरे गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ तुम्हारे नाम यार। You should have the right to sell. Ownership rights होना चाहिए, and ownership right means the right to sell. पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीदा तो भी ओनरशिप आ जाता है। ओके, लेसर को डेप्रिसिएशन मिलेगा या लेट्सी को? लेसर को मिलेगा सर। अब मैं प्लांट एंड मशीनरी लीज कर रहा हूं, जैसे मेरा टेंट वाला बिजनेस है, जनरेटर वगैरह लीज करता हूं शादियों पे। नाउ इज दैट जनरेटर माय स्टॉक इन ट्रेड? उठाऊं बोतल? नहीं सर, इट इज नॉट स्टॉक इन ट्रेड, इट्स अ कैपिटल एसेट। बट क्या वो लीज इनकम मेरी बिजनेस इनकम है? यस सर। और क्या मुझे डेप्रिसिएशन बिजनेस साइड में मिल जाएगा? बिल्कुल। पर अगर मेरे घर पे जनरेटर पड़ा है, सामने शादी हो रही है, रात को लाइट चलेगी, फेरे होने वाले हैं, उन्होंने मेरे से जनरेटर लीज पे ले लिया, ये इनकम मेरी जाएगी अदर सोर्सेज में और वहां भी बेटा डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो क्या कोई भी केस है जहां टेनेंट को या लेट्सी को डेप्रिसिएशन मिलती है? हाँ, अभी करा हमने।
बिल्डिंग के केस में अगर आपने एडिशन करी एज अ लेसी टेनेंट, तो आपको उतने पोर्शन पे जितना आपने खर्चा किया उस पे डिप्रिसिएशन मिल जाएगी, एडिशनल नहीं मिलती। बिल्डिंग है यार सर, एक हमने अकाउंट से पढ़ा ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, दूसरा कहता सर हमने तो पढ़ा नहीं। चलो नहीं पढ़ा, पढ़ा क्या फर्क पड़ता है? इनकम टैक्स में ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज कोई फर्क नहीं पड़ता। लेसी को डिप्रिसिएशन नहीं मिलती है, लेसर को मिलती है। अच्छा बच्चों बताओ, हायर परचेजर को क्या डिप्रिसिएशन लास्ट डे ऑफ द एग्रीमेंट पे मिलेगी या फर्स्ट डे से? फर्स्ट डे से सर, फ्रॉम द फर्स्ट डे। वेरी नाइस। नाउ for us to claim depreciation, should the asset be used for business? Yes, the asset should be used for business. सर अगर मैंने एसेट खरीद लिया पर अभी यूज नहीं करा तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। और अभी आरटीपी का क्वेश्चन करके एक पॉइंट और क्लियर करते हैं। सर अगर मेरा इंसिडेंटल टू बिजनेस है, जैसे गेस्ट हाउस है कंपनी का, या मैंने स्टाफ क्वार्टर्स दिए हुए हैं और वहां एसी लगा हुआ है, वहां पर बेड लगे हुए हैं, फर्नीचर है, तो क्या उन पे डिप्रिसिएशन मिल जाएगा अपन को? हाँ। और जो रेंट आ रहा है वहां से, क्या वो बिजनेस इनकम में जाएगा? यस सर, रेंटल इनकम इंसिडेंटल टू बिजनेस गोज एज बिजनेस इनकम। तो ये जो एसेट्स हैं रेडी टू यूज होंगे या एक्चुअली यूज होंगे? मतलब मैंने जनवरी के महीने में ठंड चल रहा है पंजाब में, 2 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, एसी सस्ते मिल रहे हैं, मैंने खरीद के लगा दिया, पर अभी ऑन नहीं करा ना, कुल्फी जम जाएगा। तो मुझे बताओ, जब मैंने एसी खरीद लिया, इंस्टॉल कर दिया, पर यूज नहीं करा, तो क्या मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली यूज इट। लेकिन इमरजेंसी स्पेयर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, इवन इफ रेडी टू यूज इमरजेंसी स्पेयर है, कोई आपने स्पेयर पार्ट रखे हुए मशीनों के भी, अगर मशीन का स्पेयर पार्ट, मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया, जब खरीदते हुए लाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तुमने गोडाउन में रखा हुआ है खरीद के, तो उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। नाउ फुली ओन्ड पार्टली यूज, आपकी बिल्डिंग है जो आपने आधा हिस्सा 1 करोड़ ऊपर खर्चा किया, 1 करोड़ नीचे किया, इसको बिजनेस के लिए यूज करा, तो आपको ब्लॉक में 1 करोड़ ही ऐड करेंगे और उस पर आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। सो इन केस ऑफ बिल्डिंग, बिकॉज वी नो कितना हिस्सा आपने यूज करा बिजनेस के लिए, उतने ही हिस्से पे आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी। परंतु किंतु बाकी एसेट्स, जैसे गाड़ी है, पार्टली यूज फॉर बिजनेस, सबसे कॉमन एग्जांपल है, मैं अपनी गाड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए भी यूज करता हूं और घर पे घूमने के लिए भी यूज करता हूं। तो क्या सर मुझे पता कैसे चलेगा कितना पर्सनल यूज है? तो लॉग बुक मेंटेन करी जाएगी, उसमें परसेंटेज निकाली जाएगी, साल के एंड में भी टोटल किलोमीटर कितने हुए, पर्सनल कितने हुए, ऑफिशियल कितने हुए। तो सर फिर ब्लॉक में कितना ऐड करेंगे? अरे गाड़ी अगर 20 लाख की खरीदी है तो ब्लॉक में पूरा 20 लाख जाएगा सर। अनलाइक बिल्डिंग, ब्लॉक में जाएगा ही उतना जितना यूज फॉर बिजनेस है, यहां पर पूरा जाएगा, क्योंकि आप गाड़ी के हिस्से नहीं डिवाइड कर सकते। अब पूरा जाएगा, अब इस पे मैं 15% डिप्रिसिएशन लूंगा, 3 लाख। अब सपोज ईयर 1 में 70% यूज फॉर बिजनेस आया, तो 70% यानी 2,10,000 का डिप्रिसिएशन लेंगे, और बैलेंस 17,90,000 अगले साल के लिए आ जाएगा। अगले साल इस पे 15% देंगे, और अगर अगले साल का यूज 65% आए फॉर बिजनेस तो 65% लेंगे, यानी डिप्रिसिएशन आप परसेंटेज बेसिस पे लेते जाएंगे। होपफुली आपके पॉइंट्स रेज हो रहे हैं अपने दिमाग में बारी बारी ना। बिल्डिंग के अंदर लैंड का कॉस्ट नहीं आता सर, लेकिन अगर आपने फैक्ट्री के अंदर रोड बनाया, ट्यूबवेल बनाया, कुआं बनाया, ये जो कॉस्ट आपने फैक्ट्री के अंदर है विच यू ओन विल बी अलाउड। तो सर फैक्ट्री के बाहर जो मैं रोड बनाता हूं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी ने बनाई नहीं, पर मुझे लगा बनानी चाहिए, मैंने बना दी, क्योंकि मेरे ट्रक रॉ मटेरियल के मेरी फैक्ट्री तक आ ही नहीं रहे थे, तो क्या वो मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? देखो, रोड कैन नॉट बी ओन्ड फैक्ट्री प्रेमिसेस के बाहर, वो गवर्नमेंट का है। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दो, कि वो खर्चा आपके बिजनेस के लिए जरूरी था, तो वो आपको 37(1) में मिल जाएगा एज रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू कैसे सर? आई डोंट ओन द रोड्स, एंड इफ आई डोंट ओन द रोड्स इट इज नॉट कैपिटल। देन आते हैं बच्चे प्लांट एंड मशीनरी पे। Now, plant and machinery includes ships, vehicles, books, scientific apparatus, and surgical equipment, but does not include tea bushes, livestock, building, and furniture. तो टी बुशेस की ट्रीटमेंट एग्रीकल्चरल इनकम में होगी,
लाइफ स्टॉक की ट्रीटमेंट अभी कराते हैं, बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर आप प्लांट एंड मशीनरी का रेट नहीं लगा सकते। नाउ इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक, मैंने आपको बोला था लाइफ स्टॉक का ट्रीटमेंट, आप लोग सुन रहे हो ना मेरा, सीधा बैठो जरा। जो पेट्स होते हैं घर पे वो पर्सनल एसेट होते हैं सर। डॉग है, बिल्ली है, खरीदा होता है, कई बार तो बड़े महंगे आते हैं, 5-5 लाख के आते हैं, उसका बेटा कुछ नहीं मिलने वाला है, पर्सनल है, नॉन डिपिसेबल है, और सेल करोगे तो एग्जेम्प्ट है। हाँ, कई लोग होते हैं जो ब्रीडिंग ऑफ डॉग्स करते हैं, यानी उनका बिजनेस हो गया, वो अलग बात होगी। ये मैं पर्सनल पेट्स की बात कर रहा हूं। देन ऐसे यूज फॉर बिजनेस, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है, खरीदने बेचने का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली जो आप खरीदोगे उसको आप डेबिट करोगे, जो बेचोगे क्रेडिट करोगे, और अपने आप बिजनेस इनकम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल एसेट है, जैसे डेयरी फार्म में बफलो गिव्स द मिल्क, बफलो इज नॉट योर स्टॉक इन ट्रेड, इट्स अ कैपिटल एसेट। तो ये प्लांट एंड मशीनरी है नहीं, फर्नीचर है नहीं, बिल्डिंग है नहीं, इंटैंजिबल है नहीं, इसकी कॉस्ट का ईयर ऑफ परचेज में कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर आपने करंट ईयर में 1 करोड़ की 10 गायें खरीदी हैं, तो आपको उसकी कॉस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक काउ परमानेंटली यूजलेस फॉर बिजनेस हो जाती है, या तो दूध देना बंद कर दिया, या हो सकता है उसका देहांत हो गया, डेथ हो गई, तो आपने जब वो बेची गाय या उसका डेड कार्कस बेचा, जो आपको लॉस हुआ, सपोज आपने 10 लाख की गाय खरीदी थी ईयर 1 में, आपको ईयर 1 में कोई बेनिफिट नहीं मिला, ईयर 2 में आपने बेच दी, 1 लाख रुपए की बिक गई, क्योंकि दूध देना बंद कर, 9 लाख का लॉस है, ये आप ईयर ऑफ सेल में अपनी बिजनेस के खर्चे में ले सकते हैं। और ये पॉइंट याद रखो, ये अभी तक आईसीआई ने इंटरमीडिएट में नहीं पूछा है। ठीक है सर अगर प्रॉफिट पे बिक गई, मतलब वो दूध देना बंद नहीं करा, 12 लाख का बेचा, तो 12 लाख का बेचा तो बेटा ये कैपिटल गेन्स में जाएगा, 12 लाख आप लोगे वहां पर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 10 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 10 लाख, और अगर 3 साल से ज्यादा रख के बेचा तो इंडेक्सेशन भी होगा 36 मंथ से ज्यादा। सो दैट हैपेंस टू बी लाइफ स्टॉक। ठीक है सर। फर्नीचर मींस ऑफ कोर्स आर्टिकल्स ऑफ कन्वीनियंस। इंटैंजिबल एसेट्स में आ गया नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज फीस आपने दिया, और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। बट रिमेंबर गुडविल अब डिप्रिसिएबल नहीं है, गुडविल यहां पर नहीं आएगा। कई लोग स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने का टिकट लेते हैं बेटा, वो भी आ जाएगा, उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगी। ठीक है, लेस देन 180 डेज वाली मैंने बात कर ली। चलिए, रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन भी याद करना इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग पे क्या रेट होता है सर? 10% अगर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग है। अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग को बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पर 5% है, लेकिन अगर आपने उसके अंदर होटल या कोई बोर्डिंग हाउस खोल रखा है तो उस पर 10% हो जाएगा। टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, वुडन स्ट्रक्चर्स, एल्यूमिनियम पार्टीशनिंग 40%, फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी का 15% नॉर्मल रेट है। अगर आप गाड़ियां किराए पे दे रहे हैं तो 30% है, एंड अदर्स लाइक सॉफ्टवेयर, बुक्स, एयर, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारे 40% आ गया। कंप्यूटर भी आ गया, यहां पर कंप्यूटर भी आ गया। इनटैंजिबल एसेट सारे 25%। तो कुछ हमने बातें करी थी, जैसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, टैली होता है, एमएस ऑफिस होता है। जब आप इनको खरीदते हो तो क्या आप ओनरशिप कर रहे हो या आपने राइट टू यूज लिया है? राइट टू यूज है सर, रॉयल्टी है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसका सीधा सीधा डिडक्शन मिलेगा, ये डिप्रिसिएबल नहीं होगा। तो आपने टैली खरीदा 30,000 का, आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज डिप्रिसिएबल एट 40%, जो आप ओन करते हो। देन मोबाइल फोन्स, ईपीएबीएक्स मशीन्स, वो जो इंटरकॉम मशीन्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं टेलीफोन कॉल्स, इन पे 15% होता है। ये कंप्यूटर्स नहीं है, कंप्यूटर्स पे 40% है। लैपटॉप, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, यूपीएस, इन पे 40% है। अब आपको याद है सैलरी के चैप्टर में जब हम मोटर कार ट्रांसफर का पर्क लेते थे, वहां 20% के हिसाब से राइट ऑफ करते थे, वैसे रेट कितना है? 15%। वहां पर हम कंप्यूटर्स पे 50% के हिसाब से करते थे, यहां क्या है? 40%। तो सैलरी में राइट ऑफ के परसेंटेजेस अलग है, यहां परसेंटेजेस अलग है। एयर, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग इक्विपमेंट, स्पेसिफाइड एनर्जी सेविंग डिवाइसेस 40%। देन बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो 23 अगस्त 2019, 15 अगस्त के 8 दिन बाद, कोविड वाला साल, टिल 31 मार्च 2020 तक अगर आपने कोई भी व्हीकल खरीदा
तो 15% वाली कैटेगरी का 30 हो जाएगा और 30% वाली कैटेगरी का 45 हो जाएगा। और ये सिर्फ एक साल के लिए नहीं, अगर वो वाला एसेट आज भी है तो उसके ऊपर वही रेट चलता रहेगा। शिप्स, ओशन गोइंग एंड इनलैंड 20%, कुएं की तेल के कुएं 15%, नॉर्मल कुआं बिल्डिंग में ऐड होगा 10%, तेल का कुआं 15%, मशीनरी यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मोल्ड यूज इन रबर एंड प्लास्टिक फैक्ट्रीज 30% है। My idea through this lecture is to revise the entire chapter conceptually, तभी इसको क्विक रिवीजन बोल रहा हूं। अगर आपने डिटेल रिवीजन करना है तो डिटेल रिवीजन के लिए अलग से लिंक्स हैं जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी करके दिखाया जाएगा। नाउ दिस इज हाउ टू कंप्यूट द ब्लॉक एज पर 43.6। सबसे पहले ये जो हम बनाते हैं इज एज ऑन 31st ऑफ मार्च। साल में आपने परचेज बाद में करा, बेचा पहले, डजंट मैटर, वो डेट्स का मैटर नहीं है। सबसे पहले ब्लॉक में ऐड होगा और फिर बाद में माइनस करेगा। तो मेरे पास शुरू में 4 एसेट्स थे, 10 लाख की वैल्यू के थे। मैंने साल में 2 एसेट खरीदे, एक खरीदा 1/6/22 को 3 लाख रुपए का, और एक खरीदा 2/12/22 को फॉर लेट से 10 लाख रुपए। अब मैं क्या करूंगा सर? मैंने सपोज इनमें से 3 एसेट सेल कर दिए थे, एक 5/22 को और let's say 7 lakh rupees. Now what are we going to do? First we are going to add these. तो 13 लाख रुपए मैं ऐड करूंगा, मेरे पास 23 लाख रुपए आ गया, टोटल हो गया मेरा 6। अब इसमें से 3 मेरे एसेट जा चुके हैं 7 लाख के, तो मेरे पास कितना रह गया? 16 लाख। 3 एसेट बचे। अब इनमें से जो एसेट लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, पहले हम इसमें उसकी वैल्यू मानेंगे, और 10 लाख के ऊपर सपोज ये प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है एंड द ब्लॉक इज एट 15%, तो 15% में नॉर्मल डेप्रिसिएशन लूंगा 1.5 लाख का। जो मेरे पास वैल्यू बच गई, इस पे मैंने गलत करा, इस पे 7.5% आएगा। सो इंटू 7.5 कितना आ जाएगा? 75,000। और जो बैलेंस बचा उस पे आ जाएगा 15%। सो 6 लाख इंटू 15%, 90,000। ना ये 90,000 प्लस ये 165 यहां से माइनस हो जाएगा सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन। अरे मैन्युफैक्चर होगा तो एडिशनल लूंगा ना। चलिए, अगर मैन्युफैक्चर है तो क्या मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा? कितने पे देंगे सर? 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर इंटू 10% देंगे, क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज है, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। और ये भी यहीं से जाके माइनस होगा एंड द बैलेंस विल बी द क्लोजिंग WDV। अगर ये वैल्यू ऑफ ब्लॉक निल होती, यानी अगर ये मैंने 27 लाख का बेचा होता, सो इफ आई हैड सोल्ड दिस फॉर 27 लाख, तो क्या होता सर? तो हम देखेंगे यहां पर वैल्यू ऑफ ब्लॉक आपका निल हो जाता, तो हम यहां से 23 लाख रुपया माइनस करते हैं, ये निल हो जाता। 3 एसेट्स गए, मेरे पास 3 एसेट्स बचे हैं पर वैल्यू निल हो गया। अब सवाल आया सर कि क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी? हाँ सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगी इवन इफ द वैल्यू इज रिड्यूस्ड टू निल, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलती है? कॉस्ट पे मिलती है। तो ये 1 लाख रुपया मेरी बिजनेस की रिसीट में से माइनस होगा ही होगा, ये मिलेगा। और हम जाके कैपिटल गेन्स निकालेंगे, भाई 27 लाख आ गया मेरा फुल वैल्यू, माइनस हम लेते थे कॉस्ट ऑफ ब्लॉक 23 लाख रुपया, और उसके ऊपर मेरे को मिल जाएगा 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स। और यहां पर रिमेंबर, द कैपिटल गेन्स विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म, द कैपिटल गेन्स विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। अच्छा, एक बार बताओ, अगर सारे एसेट नहीं बिक रहे, इफ ऑल एसेट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड, यानी मेरे पास 3 बिके, 4 बिके, सारे नहीं बिके, जब सारे एसेट नहीं बिके तो क्या मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ सकता है? नहीं आ सकता सर, क्योंकि अगर मैंने 5 भी बेच दिए और सपोज मैंने 21 लाख के बेचे, तो मेरे पास 2 लाख बचा होगा और एक एसेट होगा, तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा, लॉस नहीं आएगा। पर अगर मैंने ज्यादा के बेचे तो मेरा ये निल हो जाएगा और फिर मुझे कैपिटल गेन होगा। सो इफ ऑल एसेट्स आर नॉट सोल्ड, देयर कैन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बट देयर कैन नॉट बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अच्छा, फिर सर अगर सारे एसेट नहीं बेचे तो हमने देख लिया, लेकिन सारे बिक गए
अच्छा, अगर 6 के 6 बिक गए और 6 लाख के बिके हैं तो ये तो जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो क्या आएगा मेरा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। लेकिन अगर सपोज ये मैंने 26 लाख का बेचा होता तो फिर सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। यानी अगर सारे बिक जाएंगे तो या गेन होगा या लॉस होगा, पर अगर सारे नहीं बिकेंगे तो गेन हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। Now very interesting question that came in this paper is what we will do, but 2 मिनट। आपको पता है इनकम टैक्स में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉस को अलग करा जाता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई टाइम पीरियड नहीं है। बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 साल है, 1 + 8। रिटर्न ऑफ लॉस आप लेट भी भर दोगे नहीं भी भरोगे तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पर इसका बिफोर ड्यू डेट यानी 139(1) में चाहिए। अच्छा, जब ये लॉस अगले साल जाता है, रिमेंबर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड अदर देन सैलरी, लॉटरी एंड ऑफ कोर्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम। उनसे सेट ऑफ नहीं होता बिजनेस लॉस, सैलरी से भी नहीं होता। लेकिन बिजनेस लॉस अगले साल केवल बिजनेस इनकम से होता है। नाउ हाउ मच इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? अगर मेरा 6 लाख का बिजनेस लॉस आ रहा है, मेरी सेल 90 लाख की है, खर्चा मेरा लेट्स से 92 लाख का है और 4 लाख डेप्रिसिएशन का है। ना ये जो लॉस आया बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और जो बैलेंस लॉस है उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस लॉस। सही चल रहा है? अच्छा, अब मुझे बताओ क्या डेप्रिसिएशन क्लेम ऑप्शनल है बच्चों? मेरा मन करे तो ले लूं, मेरा मन ना करे तो ना लूं? नो सर, डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी। अगर आपने रिटर्न में क्लेम नहीं करा तो कंप्यूटर देवता आपको डेप्रिसिएशन दे देंगे। Now very interesting question that comes up in RTP May 23. देखो क्या कहता है। Mr. Suresh has a sole proprietary manufacturing unit on 1st April 22. He owns plant A and B. Rate of depreciation 15%. तो plant A and B rate of depreciation is 15%. पढ़ो जरा आगे। Depreciated value of the block plant B is transferred on 15 अक्टूबर 22 for 19 लाख रुपए। प्लांट बी बेच दिया 19 लाख रुपए का, और ये हम बना रहे हैं 31 मार्च 23 को। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर इज 20,000। अब ये जो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर है, क्या सर इस 19 लाख में से माइनस करेंगे? माइनस 20 लाख रुपए करके क्या मैं 80,000 माइनस करूंगा ब्लॉक से? नो, आईसीआई इज फॉलोइंग द व्यू दैट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर को नहीं करेंगे बिकॉज ओवर हियर द वर्ड इज मनी रिसीवेबल। तो खर्चा माइनस नहीं करेंगे, ब्लॉक में पूरा का पूरा माइनस करेंगे। देन ही सेज प्लांट सी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% इज परचेज ऑन 10th मार्च 23, लेस देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज। बट ध्यान से सुनो, अभी 22 लाख तो हमने ऐड कर दिया। लेकिन कहता है हाउएवर प्लांट सी इज पुट टू यूज ऑन 2 सितंबर 23। अब ये 23-24 में पुट टू यूज है। अब मुद्दा क्या है, और ये सीए फाइनल का पॉइंट है, आईसीआई ने इंटर में पुट लिया। हम ब्लॉक में किस साल ट्रांसफर करते हैं? 43(1), 43(6). 43(6) कहता है एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर यानी एक्ट में लिखा है कि आप उन एसेट्स की एक्चुअल कॉस्ट ऐड कीजिए जो एक्वायर हुए ड्यूरिंग द ईयर। तो वो हमने कर दिया। कहां करा सर? कर दिया ना, ये देखो अभी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड मनी रिसीवेबल फॉर एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। पर सर ये तो यूज ही नहीं हुआ ना। हाँ, तो यूज ना होने पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलती है। So depreciation will not be available because the asset was not used during the year. अब मेरे पास क्लोजिंग WDV 13 लाख आ गया, अगले साल ओपनिंग आ जाएगा 13 लाख और ओपनिंग में होंगे ए एंड सी। अगर कुछ भी नहीं होगा इस साल 13 लाख पे मुझे पूरा 15% मिल जाएगा बिकॉज ये एक्वायर हुआ था किसी एक साल में और यूज हुआ है अगले साल में, तो वो लेस देन 180 डेज वाला रूल नहीं लगता है। Am I right? बट यहां पर एक जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि इफ इट इज एक्वायर्ड इवन इफ नॉट यूज, आप ब्लॉक में तो ऐड करोगे पर डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। ठीक है। द बिजनेस इनकम ऑफ सुरेश बिफोर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इज 11 लाख।
तो डेप्रिसिएशन मिलेगी नहीं, तो 11 लाख रहेगा। ये एक नया पॉइंट आईसीआई ने इंटर लेवल पे डाला। Then on 1st March 23, Suresh transfers 900 equity shares in A Limited for 23,50,000. ठीक है सर। Mr. Suresh does not own any residential house property. These shares were purchased on 2nd April 15 for 2 लाख। तो लॉन्ग टर्म हो गया, हमने इंडेक्स करा और ये आ गया मेरा कैपिटल गेन। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन 1st May 23। ओके, सोल प्रोप्राइटरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसने मुझे टर्नओवर नहीं बताई, पर चलो ड्यू डेट तो 31 जुलाई भी होगी, तो उससे पहले उसने कर दिया। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 19 लाख, आउट ऑफ विच स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेंडिचर इज 30,000। Now stamp duty expenditure is also allowable as a mode of investment. So total 19 लाख इन्वेस्टेड माना जाएगा into capital gain divided by net full value। तो मेरे पास ये 54F का एग्जेम्पशन आ जाएगा, बिकॉज शेयर खरीद के बेच के घर खरीद रहा। NHAI बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज ईसी के लिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग बेचना होता है, यहाँ शेयर बेचे हैं, तो मेरा ये आ जाएगा कैपिटल गेन्स, ये आ जाएगा बिजनेस इनकम, ये आ जाएगा GTI। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन व्हिच ICAI हैज आस्क्ड इन RTP May 23। चलिए, नाउ लेट्स कम टू कैटेगरी 2, एक्सपेंडिचर अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स। एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है और एक VRS एक्सपेंडिचर है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? आपका बिजनेस कमेंस अभी नहीं हुआ, उससे पहले का खर्चा, तो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है उससे पहले का खर्चा जो है इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी, और उसको आप ईयर ऑफ कमेंसमेंट में क्लेम कर सकते हैं, बट यू कैन क्लेम इट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। सो ईयर 1 कमेंसमेंट का 2, 3, 4, 5। अब ये जो खर्चा है सारा अलाउ नहीं होता है, इसमें से एलिजिबल एक्सपेंडिचर ढूंढना पड़ता है। यानी आपने बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या खर्चा करा वो आप देखो, पर लॉ क्या अलाउ कर रहा है। भाई आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाया, आपने ये रिपोर्ट बनवाया किसी ऐसे प्रोफेशनल से जिसको CBDT ने अप्रूव करा हुआ है, या आपने अपने ही एम्प्लॉइज बिठाए हुए जो ये कार्य कर रहे हैं, सो बाय द असेसी हिमसेल्फ और बाय एन अप्रूव्ड कंसर्न। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, भाई इनफ्लोज, आउटफ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी CA बनाएगा। मार्केट सर्वे करवाया, भी जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं क्या वो बिकेगा नहीं बिकेगा। इंजीनियरिंग सर्विस, यानी आप इंजीनियर का सर्विस लिया कि आपके बिल्डिंग में कितना सरिया लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, क्या लगना चाहिए। तो ये सारे जो आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करे, दिस मस्ट बी इनकर्ड बाय द असेसी और बाय एन अप्रूव्ड कंसर्न। फिर आपने जो खर्चा किया फॉर ड्राफ्टिंग द एग्रीमेंट, यानी अगर आप पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो डीड बनाने का खर्चा, या कंपनी बना रहे हैं तो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, ये वाले खर्चे तो सबके हैं, पर इसके बाद वाले खर्चे सिर्फ कंपनी के लिए होंगे। इन कनेक्शन विद प्रोस्पेक्टस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। सर क्या प्री कमेंसमेंट पीरियड में शेयर्स और डिबेंचर इशू निकाल सकते हैं? हाँ, शुरू तो कर सकते हो ना निकालने का, तैयारी कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो ये जो शेयर्स और डिबेंचर्स का इशू आपने निकाला, इस पे जो खर्चा हुआ, प्रोफेशनल फीस हुई, एक्सपेंडिचर ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन रिफंड करा आपने, कोई अंडरराइटिंग कमीशन पे करी, कुछ गारंटी कमीशन पे करी, वो सारे खर्चे आप ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे, इनको बोला जाएगा एलिजिबल एक्सपेंस। देन वी गो एंड चेक आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी आपका जो बिजनेस शुरू हुआ उसके 31 मार्च पे आपको जो फिक्स्ड एसेट्स में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, उनकी जो बुक वैल्यू खड़ी है किताबों में, अकाउंट्स में, उसका 5% लेंगे। यानी एलिजिबल एक्सपेंस 10 लाख आया एंड बुक वैल्यू सपोज करते हैं 200 लाख आ रहा है, चलिए 100 लाख कर लेते हैं, इनटू हम करेंगे 5%, so 5% will be what, 5 lakhs, so 5 lakhs is the cost of project का 5%, और the eligible expense whichever is less यानी 5 लाख। अब इसको आप डिवाइड करोगे बाय 5, यानी 1 लाख रुपया आपको पर साल अलाउ होगा। दिस इज 35D। अच्छा, यहां पर अगर आपने कंपनी बनाई है तो ये लिमिट हो जाती है फिक्स्ड एसेट्स के बुक वैल्यू का, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%।
ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स का जो आपने करा प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आपने रेज करा पैसा, सपोज वो आ रहा है 150 करोड़ का। अब 150 करोड़ का कितना आ जाएगा बेटा, 150 लाख का सॉरी, इंटू 5%, 7.5 लाख आ गया। तो हमारा क्या होगा, एलिजिबल एक्सपेंस और विच एवर इज हायर हो जाएगा, सो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, सो 7,50,000 डिवाइड बाय 5, 1.5 लाख रुपया आपको पर साल खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। देन वी कम टू 35 DDA। व्हाट इज VRS एक्सपेंस, वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि कंपनीज में स्कीम बनती है, भाई ज्यादा लोग भर्ती कर लिए, अभी उनको निकालना है, निकालने में और प्रॉब्लम है, कंपनी का मोरल एम्प्लॉइज का डाउन होता है, या हो सकता है यू आर कवर्ड बाय एन एक्ट जहां पर आप निकाल ही नहीं सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का कई बार होता है। नाउ इफ यू आर वांटिंग टू गिव अ गोल्डन हैंडशेक, तो हमने सैलरी एड में पढ़ा कि एक स्कीम होती है जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि जिन बंदों को आप निकाल रहे हो उनके जगह कोई और बंदा नहीं रख रहे हो, और जिनको निकाल रहे हो उसको अपनी किसी और सिस्टर कंसर्न में नहीं रख रहे हो, और वो कम से कम 40 साल की उम्र के हैं या 10 साल की सर्विस है, ऐसे रूल्स थे। तो अगर आपने वो रूल्स फॉलो करे वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो एम्प्लॉय के एंगल से जब हम देखते हैं तो हमने कहा था एम्प्लॉय के हाथ में 5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 1010C, ओनली इफ द स्कीम इज अप्रूव्ड। जिंदगी में एक बार 5 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर के एंगल से। नो, एम्प्लॉयर के एंगल से सबसे पहली बात, इस खर्चे का डिडक्शन मिलता है जब आप पे करते हैं, ड्यू बेसिस पे नहीं मिलता, और आपको मिलेगा 1/5, यानी अलाउड फ्रॉम द ईयर द मनी इज पेड 1/5 फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट। आपने जिस साल पे करा उस साल से ओवर 5 ईयर्स। अगर पेमेंट 2 साल में डिवाइड हुई तो जिस साल पे हुआ उस साल से 5 साल में आपको डिडक्शन मिलेगी। द डिडक्शन विल बी गिवन वेदर द स्कीम इज अप्रूव्ड और नॉट। 43B जो कहता है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले पेमेंट करनी है, वो यहां एप्लीकेबल नहीं है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलेवेंट नहीं है। तो 35 DDA इज एन एक्सेप्शन टू अ लॉट ऑफ रूल्स। तो अगर एक एम्प्लॉय रिटायर हो गया बेटा 22-23 में, और उसका टोटल VRS कॉम्पनसेशन 6 लाख का ड्यू हो गया, लेट्स से आपने 31/10/23 को इससे पहले 5 लाख पे कर दिया, और 1/11/23 को 1 लाख रुपए पे करा। अब रिमेंबर 43B अगर लग रहा है तो जो ड्यू डेट से पहले पे हुआ उसको आप 22-23 में दे दोगे, और जो ड्यू डेट के बाद हुआ उसको आप 23-24 में दोगे। पर 35 DDA में ऐसा नहीं है, ड्यू डेट इज इररिलेवेंट। ये दोनों पेमेंट कब हुई हैं, इन द ईयर 23-24, यानी 22-23 में तो पूरा 6 लाख डिसला हो जाएगा। अब 23-24 में हम 6 लाख को डिवाइड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज कैटेगरी 2, एक्सपेंडिचर अलाउड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। अब एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स के खर्चे पे। अगर तो आपने बिफोर कमेंसमेंट खर्चा किया तो मैंने आपको 35D करा दिया, अभी सारी कहानी करा दी। अब आते हैं ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना। अगर आपने शेयर्स पे खर्चा किया ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट से ICI नहीं, इनकम टैक्स एक्सेस कैपिटल खर्चा है। कैसे सर, अरे आप क्या रेज कर रहे हैं, कैपिटल, शेयर कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल को रेज करने का सारा खर्चा कैपिटल खर्चा है, और उसका आपको 37(1) में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन विल बी अलाउड। सो आपने शेयर इशू निकालने का जो भी खर्चा किया, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रोफेशनल फीस वगैरह, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहीं पर स्पेसिफिकली अलाउड भी नहीं है 32-36। ROC की फीस पे करी, अंडर राइटिंग कमीशन पे करी, प्रोस्पेक्टस, कुछ खर्चा अलाउड नहीं है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया, CIT वर्सेस जर्नल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कहते हैं कंपनी ने बोनस शेयर इशू करा, क्या उसका खर्चा अलाउ हो जाएगा? तो पॉइंट क्या रेज हुआ कि बोनस शेयर रेज करते समय कैपिटल रेज नहीं हो रहा, वी आर ओनली कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट रेजिंग कैपिटल। Therefore, बोनस शेयर को इशू करने का खर्चा कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू है, वो अलाउ हो जाएगा। सर क्या ICI ऐसे सवाल भी पूछती है? ये वाला पूछा हुआ है, राइट। डिबेंचर्स पे आते हैं।
Sir, when we are raising or issuing debentures, what are we raising? Are we raising capital? No, हम लोन रेज कर रहे हैं, और लोन को रेज करने का खर्चा अलाउड होता है, विच मीन्स आपने कोई भी खर्चा लिया, प्रोफेशनल फीस, एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस, 100% allowed in the year of sale. Then we come to issued at a discount, redemption or at a premium. आपने 100 रुपए की फेस वैल्यू को 90 रुपए में इशू करा, और जब रिडीम करोगे तो 100 रुपया दोगे, यानी 10 रुपया पर डिबेंचर आपका डिस्काउंट हो गया, मेरे लिए खर्चा हो गया। या आपने इशू करा 100 रुपए पे, पर रिडीम करोगे 110 पे, अरे मेरा खर्चा हो गया ना। अब ये जो खर्चा है, चाहे आप उसको डिस्काउंट बोलो, चाहे आप प्रीमियम बोलो, सपोज 1 लाख डिबेंचर इशू हुए हैं, तो 10 रुपया इंटू 1 लाख, 10 लाख रुपया इज माई डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, विच इज एन एक्सपेंडिचर। पर इसका डिडक्शन कब दें? तो लॉ ने, एक केस लॉ ने बोला ओवर लाइफ ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर की लाइफ पे, यानी अगर डिबेंचर 5 साल के बाद रिडीम हो रहे हैं तो 5 साल से डिवाइड करके 2-2 लाख देंगे। अगर डिबेंचर 3 साल में रिडीम हो रहे हैं तो 3 साल से डिवाइड करके 3 साल में डिडक्शन दे देंगे। अच्छा सर, अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू रहे, आज मैंने डिबेंचर इशू करे, 3 साल बाद वो इक्विटी शेयर में बन जाएंगे, दुविधा आ गई सर। डिबेंचर का खर्चा अलाउड होता है, इक्विटी का नहीं होता है, तो क्या आज का जो डिबेंचर इशू का खर्चा है वो अलाउ करें या ना करें? तो वो आप अलाउ कर दोगे, बिकॉज आज क्या इशू कर रहे हो? डिबेंचर इशू कर रहे हैं सर। तो ये हो गया हमारा कैटेगरी 2, एंड नाउ वी कम टू कैटेगरी 3, विच इज डोनेशंस। सर, अगर बिजनेस के दौरान कोई मैंने डोनेशन दी है, क्या मैं उसको बिजनेस साइड में डिडक्शन ले सकता हूं? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। अब डोनेशंस का पूरा इनकम टैक्स में क्या तामझाम है वो कर लेते हैं। कुछ डोनेशंस बिजनेस साइड में अलाउ होती हैं, जैसे हमने कहा टू सर्टेन अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, डेटा रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च कर रहे हैं, सोशल साइंस रिसर्च कर रहे हैं, और ये अप्रूव्ड होंगे। तो एज अ बिजनेसमैन, ये जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको अगर आप डोनेशन दोगे तो आप अपने बिजनेस साइड में 35 के अंदर इसकी डिडक्शन लेना चाहोगे, पर आपको जब आप अपनी रिटर्न भरोगे, इस इंस्टीट्यूट का रजिस्टर्ड आईडी बताना पड़ेगा सीपीसी को, और ये आपके पैन नंबर पे सीपीसी को रिपोर्ट करेगा, ताकि यहां कंप्यूटर कोरिलेट कर ले कि भाई आपने जो डोनेशन दी है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को है जो अप्रूव्ड है, और आपका पैन नंबर आ जाएगा, तो वहां पता चल जाएगा कि आपने करेक्टली क्लेम करी या नहीं करी, पूरा सिस्टम है। नाउ 2 फंड्स हैं, रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड। रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड, इसके ऊपर डिडक्शन मिल जाती है 35 सीसीए। ये वो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। सर, अगर मैं बिजनेस नहीं कर रहा और मैं ऐसी किसी संस्था को डोनेशन देना चाहता हूं जो रिसर्च कर रही है, तो फिर आपको मिलेगा 80 जीजीए का डिडक्शन। वहां 100% मिलता है, यहां पर भी 100% मिलता है। सर, क्या फर्क है? कुछ तो होगा सर। हाँ, अच्छा, बिजनेस साइड में ना एक 48(3) का रिस्ट्रिक्शन होता है कैश पे। आप एक दिन में एक बंदे को एक बिल के लिए 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको अकाउंट पे ही चेक से करनी है, आप कैश में नहीं कर सकते, सेल्फ चेक से नहीं कर सकते, बेयरर और क्रॉस चेक से भी नहीं कर सकते, आप अकाउंट पे ही एनईएफटी आरटीजीएस से कर सकते हैं। यहां लिमिट आ गई 10,000 की, और ये लगती है सारे बिजनेस के खर्चे पे, तो ये बिजनेस के खर्चे। पर 80 जीजीए में लिमिट अलग है, 2,000 की है। और डिडक्शंस के चैप्टर में क्या लिखा था? सर, द मनी शुड बी पेड इन अ मोड अदर देन कैश। बिजनेस साइड में वर्डिंग है इट शुड बी मेड बाय अकाउंट पे चेक, और वहां लिखा है अदर देन कैश। तो बेटा, बेयरर चेक और क्रॉस चेक कैश नहीं होते हैं, तो यहां अलाउड हो गए, यहां अलाउड नहीं है। तो ये बातों के क्वेश्चन मैंने सारे करवाए हुए हैं। तो जीजीए का लिमिट कितना आ गया? 2,000 का। यहां कितना आ रहा है? 10,000। तो आपने देखा फर्क पड़ गया। फिर सर, कुछ अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, 80G में अपन ने पढ़ा था, लंबे चौड़े ए लिस्ट है, बी लिस्ट है, सी लिस्ट है, डी लिस्ट है। तो उनको अगर मैं डोनेशन दे रहा हूं, जैसे मंदिर में डोनेशन दे दिया, गुरुद्वारे में दे दिया, चर्च में दे दिया, मस्जिद में दे दिया, तो बिजनेस साइड में तो बेटा उसको ऐड बैक करोगे। पहली तो बिजनेस साइड में अलाउड नहीं है किसी को भी।
और बाद में जाके 80G में उसको अलाउ करेंगे, और 80G में 2000 से ऊपर आपको अदर देन कैश देना है, यानी बेरर चेक और क्रॉस चेक अलाउड है। देन वी कम टू डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब सर, पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन दे रहे हो, या उन्होंने कोई अखबार छापी, ब्रोशर छापा, पैम्फलेट छापा, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, जेन्युइन बिजनेस की दे रहे हो, बिजनेस एड में अलाउड नहीं होगी, एड बैक हो जाएगी किसी को भी। बाद में जाके 80GGB में कंपनी में ये डोनेशन भी अलाउ हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट भी अलाउ हो जाएगी, पर अदर देन कंपनी को डोनेशन तो अलाउ होती है, एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं होती। तो ये हो गया डोनेशन का ट्रीटमेंट। अच्छा, 2 सेक्शन और थे। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोग्राम, अगर किसी कंपनी ने, किसी पर्सन ने गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, यानी किसान को पढ़ाओ वाला प्रोजेक्ट, जीएसटी में भी पढ़ा था, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उस पर जो भी खर्चा करा है ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट, उसका डिडक्शन आप अपने नॉर्मल बिजनेस से ले सकते हैं। कंडीशंस है, खाते रखने पड़ेंगे, प्रूव करना पड़ेगा, बट प्लीज रिमेंबर CSR का खर्चा अलाउड नहीं होता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अलाउड unless there is a specific section which is allowing it, which could be over here or which could be 35 CCC। ठीक हो गया। 35 CCD, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपने अपना वर्कफोर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम जो NCVT या SCVT से अप्रूव्ड है, तो आप उसके लिए, NSDC से अप्रूव्ड है, आप उसके लिए डिडक्शन ले सकते हैं 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। देन देयर आर डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो मैंने बात कर ली, विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। अब आते हैं कैटेगरी 5, एक्सपेंसेस ऑन इन हाउस रिसर्च। तो हमने पहले बोला रिसर्च या तो डोनेशन के लिए, देश के लिए रिसर्च है, आपने अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च कंपनीज को, स्टैटिस्टिकल सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को जो नोटिफाइड है, दीज आर नोटिफाइड, तो उनको आपने डोनेशन दिया, आपको डिडक्शन बिजनेस साइड में मिल गया, और अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो 80GGA में मिल गया। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इन हाउस, आपने खुद रिसर्च करी। इन हाउस का मतलब या तो आपने किसी और लेबोरेटरी से अपने बिजनेस के लिए कराया। देखो यहां पर क्या है, जो आप डोनेशन दे रहे हो, रिसर्च हो रही है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इत्तेफाक से रिलेटेड हो भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां तो आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करा रहे हो, अपने बिजनेस का कोई प्रोसेस है जिसको आप इंप्रूव करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाह रहे हो, हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज को इंप्रूव करना चाह रहे हो, आपने किसी और लेबोरेटरी को पैसा दिया तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, या आपने अपनी लेबोरेटरी सेटअप कर दी। अब सर, आपका बिजनेस, जो आपका बिजनेस है, अगर वो कमेंस होने से पहले आपने रिसर्च करी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर रिसर्च आपने उससे पहले शुरू कर दी थी और बिजनेस कमेंस बाद में हुआ, तो जिस दिन बिजनेस कमेंस हुआ, लेट्स से 1/11/22 को, तो उससे 3 साल के अंदर अंदर, यानी 1/11/19 को, इसके बीच में जो खर्चा हुआ सिर्फ उसका डिडक्शन मिलेगा, और वो भी अगर रेवेन्यू खर्चा है तो मटेरियल इनपुट्स पे और सैलरी ऑफ रिसर्च स्टाफ एक्सक्लूडिंग पर्क्स 100% अलाउ। इस रेवेन्यू खर्चे को आपको अप्रूव कराना पड़ता है, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, उनको बिल देने पड़ते हैं, वो आपको अप्रूव करके देंगे। जो कैपिटल खर्चा हुआ लैंड को छोड़ के, बाकी सारा खर्चा, ये टोटल खर्चा आप 100% क्लेम कर सकते हो इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। ये वो नहीं है कि 5 साल में मिलेगा, यहां पीछे 3 साल का कंडीशन है, पर यहां एक ही साल में, ईयर ऑफ कमेंसमेंट में आपको सारा खर्चा मिल जाएगा। अब बिजनेस कमेंस हो गया और रिसर्च भी चल रहा है। अब रिसर्च का जिस साल जो खर्चा होता जा रहा है, आप जब तक रिसर्च चल रही है, हर उस साल में आप खर्चे का डिडक्शन ले सकते हैं, और यहां पर रेवेन्यू खर्चे में सारा आ जाएगा, मटेरियल, सैलरी में पर्क्स भी आ जाएंगे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। बट रेवेन्यू खर्चा बेटा, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, आपको अप्रूव करवाना पड़ता है, जितना अप्रूव हुआ उतना ही मिलेगा। आपने खर्चा चाहे कर दिया 20 लाख का, अप्रूवल मिला 3 लाख का, तो 3 लाख मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट ऑन लैंड 100% विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। सो ये हो गया मेरा कैटेगरी 4।
ना एक बार आपका रिसर्च खत्म हो गया, एसेट आपका रिसर्च खत्म हो गया, अब उस एसेट के साथ क्या करें? सपोज आपने लेट्स से 2020-21 में रिसर्च के लिए 6 लाख का मशीनरी खरीदा था और उसका आपने डिडक्शन ले लिया अंडर सेक्शन 35। अब रिसर्च खत्म हो गया, अब मैं इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाह रहा हूं, मतलब लेबोरेटरी के लिए यूज हो रही थी, लेट्स से वैन थी, अब मैं नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज करूंगा तो मुझे ब्लॉक में ऐड करना है। अब ब्लॉक में क्या ऐड करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट इज मनी पेड और पेबल। तो जब ब्लॉक में एक्चुअल कॉस्ट ऐड करेंगे तो लॉजिकली 6 लाख ऐड करना पड़ जाएगा, और 6 लाख पे जो डिप्रिसिएशन मिलेगी वो फिर बिजनेस के वहीं से डिडक्शन मिलेगी, तो दो बार डिडक्शन मिल रही है। तो एक्सप्लेनेशन 1 to 43(1) क्या कहता है? अगर कोई एसेट पहले रिसर्च के लिए यूज हुआ और बाद में नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज हो रहा है तो ब्लॉक में आप उसकी कॉस्ट में से जितना डिडक्शन लिया माइनस करके ऐड करेंगे, यानी हमेशा नील ऐड होगा। तो एक्चुअल कॉस्ट नील ऐड होगी पर एसेट जरूर ऐड होगा। देन उसके बाद ये वाला एसेट आप बेचोगे, जो भी करोगे वो ब्लॉक में ट्रीटमेंट होता रहेगा विदाउट यूजिंग इट फॉर बिजनेस, यानी मैंने बिजनेस के लिए यूज ही नहीं करा और मैंने वो एसेट बेच दिया। अब क्या करें? अब क्या करें देखते हैं। नाउ ही सेज सबसे पहले आपने 19-20 में, चलिए 20-21 में 6 लाख का डिडक्शन लिया था, अब आपने सीधा सीधा सेल कर दिया है 7 लाख रुपए का। अब जब हम कैपिटल एसेट बेचते हैं, ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन नहीं ली हुई, तो फिर तो मेरा कैपिटल गेन होना चाहिए, और कैपिटल गेन्स में मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा 7 लाख। अब माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज अगेन मनी पेड और पेबल, यानी 6 लाख, और अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो इस पे इंडेक्स भी होगा। तो अब तो डबल बात होगी सर, एक बार बिजनेस हेड में डिडक्शन लिया, एक बार कैपिटल गेन्स में डिडक्शन ले रहे हैं, तो इस वजह से आया सेक्शन 41(3). नो 41 रिमेंबर, जब भी लगता है ये इनकम बिजनेस की इनकम होती है, चाहे ईयर ऑफ रिकवरी में आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो या ना हो, तो लॉ ने बोला कि जितना आपने डिडक्शन लिया था उतने तक का जो पैसा रिकवर हुआ पहले उसको बिजनेस इनकम बनाइए, यानी 7 लाख नहीं, पहले तो 6 लाख रिवर्स करेंगे, इसको बिजनेस इनकम बना देंगे और फिर जाके कैपिटल गेन्स यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो ट्रीटमेंट्स होंगी। मैंने यहां पर 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, ये नोट्स का लिंक आपके पास है, मैं दे दूंगा QCR के साथ, मेरे जो क्विक रिवीजन नोट्स हैं वहां पर ये आपको मिल जाएंगे, तो इनको अगर आप पढ़ लोगे तो आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे भी मैंने बोला डिटेल रिवीजन कर लोगे, वहां पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व है। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं फटाफट कॉन्सेप्ट्स को एक बार लोड कर दें। तो नाउ वी कम टू कैटेगरी 5। दिस इज आपने अगर बिजनेस के लिए कोई लोन लिया है, आप लोन बैंक से भी ले सकते हो, आप लोन किसी थर्ड पार्टी या मनी लेंडर से भी ले सकते हो, तो आपने जो उस लोन पर इंटरेस्ट पे करा उसके ऊपर आपको क्या डिडक्शन मिलेगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट जो आप पैसा बोरो कर रहे हो, आप उसको मनी बोरोड लिखो बेटा, कैपिटल बोरोड लिखो, है ना, कुछ भी लिखो, आपने पैसा लिया किस लिए? बिजनेस के लिए लिया। अब बिजनेस में भी दो बातें होती हैं, या तो आपने रोज के एवरीडे डेली एक्सपेंसेस के लिए लिया, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन लिया, कोई सैलरी देने के लिए लोन लिया, कोई स्टेशनरी खरीदने के लिए लोन लिया, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन लिया, वी कॉल इट रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आपका जो इंटरेस्ट अलाउबल है वो 36(1)(3) में है। नाउ रिमेंबर आई टोल्ड यू कि सारे खर्चे ड्यू बेसिस पे या पेड बेसिस पे अलाउ होंगे एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें भी वही रूल लगेगा। और अगर आपने कैपिटल पर्पस के लिए लिया, यानी आपने जो लोन लिया इज फॉर परचेज ऑफ अ कैपिटल एसेट, तो अब आपको क्या याद रखना है कि जो इंटरेस्ट है फॉर द पीरियड बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, एसेट को यूज करने से पहले उस इंटरेस्ट को आपको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एंड इट इज अलाउबल एज पर एक्सप्लेनेशन 8 to 43(1). जब ये खर्चे अलाउबल होंगे तो इन खर्चों पे रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, एंड आई विल कम बैक टू दिस चार्ट once we go to 43B, 40A1, 40A2, etc. Now, interest on delayed installments is also allowable under section 37(1). हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में क्या था कि अगर मैं कोई इंस्टॉलमेंट लेट पे करता हूं तो मुझे पीनल इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता था हाउस प्रॉपर्टी में, बट दैट वाज हाउस प्रॉपर्टी। नाउ पीनल इंटरेस्ट इज आल्सो एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस साइड में अलाउ हो जाएगा पर वो 37(1) में अलाउ होगा।
अगर आपने कोई लोन लिया है इनकम टैक्स देने के लिए, उसका ब्याज आपको अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो टू पे इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। इनकम टैक्स इटसेल्फ इज नॉट अलाउड, सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अगर आपने कोई लोन लिया है डिविडेंड देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो टू पे डिविडेंड, दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन, क्योंकि उसको हम बिजनेस का बोरिंग मानते हैं। हालांकि ऑफ कोर्स यू नो दैट डिविडेंड इटसेल्फ इज एन एप्रोप्रिएशन, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोई आपने ब्रोकरेज या कमीशन पे करी है टू रेज द लोन, इट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। लेकिन अंडर सेक्शन 3613, बिकॉज 3613 में सिर्फ ब्याज का मिल रहा है, पर इज ब्रोकरेज एंड कमीशन टू टेक अ लोन ऑल्सो एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। अगर लोन बिजनेस का है तो ये खर्चा भी बिजनेस का होगा और उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर 37(1). नाउ वंस वी रीच रिस्ट्रिक्शंस, हम यहां पर बात करेंगे अगर टीडीएस इस ब्याज पे डिडक्टेबल है और आपने नहीं काटा या काट के पे नहीं करा तो कैसे डिसअलाउ होगा, या बैंक से लोन लिया तो 43B लगेगा। वी विल कम बैक टू दिस चार्ट, बट एक बात याद रखेंगे, जो कैपिटलाइज कॉस्ट है उसके ऊपर कंडीशन लगता है कि 10,000 से ऊपर अगर आपने अकाउंट पे चेक से पे करा तो ही आपको ब्लॉक में ऐड होगा। नाउ वी कम टू कैटेगरी 6, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आमतौर पे 37(1) में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता है। However, under certain sections, capital expenditure is specifically allowed. One of them is 36(1)(9), expenditure incurred on family planning. Now, अभी पिछले जो पेपर में क्वेश्चन आया उसमें उन्होंने डाल दिया फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस, पर ऊपर प्रोप्राइटरी कंसर्न थी, तो आपको पता होना चाहिए था कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस सिर्फ किसको अलाउ होता है बेटा, कंपनी को अलाउ होता है। सो पुट दैट इन योर हेड। Now, family planning expenses for promoting, प्रचार करना, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाल ही में इंडिया has become the most populous country on the planet, तो प्रचार करना बहुत साल पहले खत्म कर दिया था गवर्नमेंट ने, बट फिर भी ये सेक्शन एक्ट में है टू एनकरेज कंपनीज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग अमंग्स देयर एम्प्लॉइज। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप करते हैं ऑन फैमिली प्लानिंग, सैलरी टू स्टाफ या पेट्रोल डीजल का खर्चा, अगर वो एम्प्लॉइज जो गांव में रहते हैं वहां जाके प्रचार करा जा रहा है, सो दैट इज 100% अलाउड। Capital expenditure could be on a building which is used for the employees sitting there, जो family planning का promotion कर रहे हैं, या कोई vehicle खरीदा, that will be allowed 1/5 and it is allowed over a period of 5 years. Unabsorbed capital expenditure on family planning, unabsorbed capital expenditure on scientific research and unabsorbed depreciation का treatment same रहता है, वो carry forward करे जा सकते हैं without time period, return भरो या ना भरो। Now, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग का एक और पॉइंट ये है कि अगर आपने सपोज करो 2019-20 में यू हैड क्लेम्ड अ डिडक्शन फॉर 6 lakhs फॉर अ बस दैट यू हैड बॉट फॉर द एम्प्लॉइज, जो ये प्रमोशन कर रहे थे, और उसके बाद आपने 2022-23 में उसको नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज करा, यानी आपका फैमिली प्लानिंग का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब हमें पता है एक्चुअल कॉस्ट जो हम ऐड करेंगे ब्लॉक में इज इक्वल टू मनी पेड और पेबल विच इज 6 lakhs, पर यहां पर फिर डबल डिडक्शन मिल जाएगी। पर यहां पर भी एक्सप्लेनेशन 1 लगती है कि अगर आपने पहले कभी कोई खर्चे को, फैमिली प्लानिंग के खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया है, तो आपको यहां पर जो कॉस्ट ऐड होगी विल बी द कॉस्ट लेस डिडक्शन क्लेम। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि 19-20 में मुझे पूरा 6 लाख नहीं मिला होगा, मुझे 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 मिला होगा 19-20 में, तो 1,20,000 19-20 में मिला, 20-21 में मिला, 21-22 में मिला, और 22-23 में जब मेरा यहां पर आया तो मैंने कितनी डिडक्शन क्लेम कर लिया, 360। तो 6 lakhs minus 360 which is 2,40,000 will be added to the actual cost. Then we come to 35AD. Now 35AD बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम सर AMT करते हैं 115JC, तो आपको याद है अगर 35AD का आपने डिडक्शन क्लेम करा हुआ है तो आपको यहां पर एड बैक करके AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना है, या अगर आप 115BAC के लिए ऑप्ट कर चुके हो तो आपको 35AD नहीं मिलता है। तो ये 35AD का जो सेक्शन है ये कब मिल रहा है, जब मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स निकाल रहा हूं। 35AD क्या कहता है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस है, उन बिजनेसेस के लिए अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा अदर देन ऑन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आपने लैंड खरीदा, गुडविल खरीदी या कोई शेयर डिबेंचर खरीदे, उसके खर्चे को छोड़ के बाकी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर
100% आपको बिजनेस की रिसीट में से अलाउ हो जाता है इन द ईयर इन विच यू इनकर इट। लेकिन यहां पर एक और है कि अगर आपका प्री कमेंसमेंट का खर्चा है, बिजनेस शुरू होने से पहले का खर्चा है, उसको आपने किताबों में कैपिटलाइज कर लिया इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, एंड दिस इज किताबों में मतलब अकाउंट्स में, तो आपको इनकम टैक्स में भी उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ऑब्वियसली जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मैंने 35 एडी में ले लिया बेटा, क्या मुझे ब्लॉक में ऐड करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी मिलेगी? इतनी खुशी अलाउड नहीं है। सो नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन सच एसेट्स व्हिच हैज बीन क्लेम्ड एज अ डिडक्शन। क्या मैं इन एसेट्स की पेमेंट कैश में कर सकता हूं? नहीं। यहां पर भी जाके उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने 10,000 से ऊपर किसी भी एसेट को परचेज करा, इट हैज टू बी मेड बाय अकाउंट पे चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस, अदरवाइज उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप एक प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन ले रहे हैं, प्रॉफिट बेस्ड एटीआईए टू जेजेएए वाली, तो आपको 35 एडी नहीं मिलेगा। अगर आप 35 एडी का डिडक्शन लेते हैं तो 10 एए का डिडक्शन नहीं मिलता आपको। लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड विदाउट एनी टाइम पीरियड। रिटर्न ऑफ कोर्स ड्यू डेट से पहले भरना जरूरी है, पर आपको अगले साल में सेट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से ही मिलेगा। And to carry forward the return must be filed under 139(1). Now, we differentiated between a specified and an eligible business. मैंने कहा था specified और eligible अलग अलग बातें हैं। Specified तो वो बिजनेस है जो ये नाम लिखे हुए, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेट्रा। पर एलिजिबल होने के लिए, डिडक्शन के लिए, आपको इन डेट्स के बाद शुरू करना है ये वाला बिजनेस। तो अगर मैं बोलूं एक्स लिमिटेड के पास 1/11/2006 में एक कोल्ड चेन फैसिलिटी थी, लेट्स से दिल्ली में, और एक शुरू करी थी 1/11/18 को, ये है लेट्स से गुरुग्राम में, और 2022-23 में इसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी में 40 लाख रुपए लगाए और यहां 100 लाख रुपीज लगाए। नाउ बोथ ऑफ देम आर स्पेसिफाइड बिजनेसेस, पर एलिजिबल बिजनेस सिर्फ ये वाला है क्योंकि ये टाइम 1/4/9 के बाद शुरू हुआ। अब अगर मैं बोलूं यहां पर प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ अबव, यहां पर मैं कहता हूं चलो 70 लाख है, और यहां मैं कहता हूं लेट्स से 80 लाख है। अब 80 में से पूरा 100 माइनस हो जाएगा और मेरे पास 20 लाख का लॉस आ जाएगा। अब यहां पर प्लांट एंड मशीनरी का सिर्फ 6 यानी 15% माइनस होगा, तो मेरे पास 64 का प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ एलिजिबल बिजनेस भी स्पेसिफाइड है, ये भी स्पेसिफाइड है। अब ये वाला लॉस ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। तो ये एलिजिबल हो या ना हो, स्पेसिफाइड है तो लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। तो डिडक्शन इज फॉर एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल। प्री कमेंसमेंट वाला भी मिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड वाली बात भी कर ली। हाँ, अगर ये एसेट जिसका आपने डिडक्शन ले लिया एक बार, उसको आप बेच देते हो, यू सेल इट, तो क्या करेंगे? साइंटिफिक रिसर्च में उल्टा करते थे, जितना आपने बिजनेस पे डिडक्शन लिया रिवर्स करते थे, और जो बाद में जाके कैपिटल गेन्स निकालते थे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने सेल करा उसको सीधा सीधा बिजनेस की रिसीट में डाल दो, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी एज इट इज। देन चिल्ड्रन, अगर आपने कोई एसेट नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ट्रांसफर करा विद इन 8 ईयर्स, यानी कोई ऐसे बिजनेस के लिए ट्रांसफर करा जो एलिजिबल नहीं है, इसको नॉन एलिजिबल बिजनेस कर लेते हैं, जो एलिजिबल नहीं है, स्पेसिफाइड हो या ना हो, नॉट एलिजिबल बिजनेस विद इन 8 ईयर्स, तो जितना आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया था माइनस डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउबल, वो आपके लिए रिवर्स करके आपकी बिजनेस की इनकम बना दी जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपने लेट्स से एलिजिबल बिजनेस में, लेट्स से इन द ईयर 21-22 100 lakhs को क्लेम कर लिया एज अ डिडक्शन, लेकिन 24-25 में आपने उसको ट्रांसफर कर दिया टू अ नॉन एलिजिबल बिजनेस। अब लेट्स से दिस इज प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे जब हम यहां पर उसकी बिजनेस की रिसीट बनाएंगे, क्या करेंगे? 100 जो था हमारा माइनस 15% और 21-22 22-23 23-24,
तो एक बार और 15%, एक बार और 15%, यानी 61.14 मेरा बिजनेस इनकम बन जाएगा। रिवर्स कर दिया मैंने, और डिप्रिसिएशन अलाउ हो गया 3 साल का, और यही जाके एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी ऑफ द एसेट फॉर द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, जिसके ऊपर वो अब आगे डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। सो कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन विल बी बिजनेस इनकम, एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफरी यूनिट विल बी अमाउंट एज अबव। ठीक है, तो अब आते हैं एलिजिबल बिजनेस कौन से हैं। 149 अपने दिमाग में 149 रखो। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन, और ये 147 के बाद है। देन 9 के बाद 10 आया, होटल विद एटलीस्ट 2 स्टार्स, हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स एंड स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ गए। फिर 1-4-11 में 2 आते हैं, इकोनॉमी हाउसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो 3-3-2 याद रखने पड़ेंगे। 9 में 3 थे, 10 में 3 थे, और उसके बाद 2 आ रहे हैं। कैसे याद रखेंगे? कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर, क्रॉस कंट्री, नेचुरल गैस, ये याद हो जाता है। फिर होटल आ गए, हॉस्पिटल आ गए, और आ गया एक स्लम रीडेवलपमेंट। स्लम रीडेवलपमेंट में से इकोनॉमी हाउसिंग आ गया, और एक प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर आ गया। फिर उसके बाद आता है 1-4-12। यहां पर मैंने अपने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई थी। इनलैंड कंटेनर डिपो है, बी कीपिंग एंड बीज वैक्स है, एंड बी कीपिंग से वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, मीठा आ गया तो वेयर हाउसिंग फॉर शुगर आ गया 2012 में। देन 2012 के बाद 1 साल छुट्टी, और मोदी जी आए थे 2014 में। मोदी जी आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो पाइपलाइन फॉर आयरन ओर, एंड मोदी जी का फेवरेट है टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन चिप्स। उसके बाद 15-16 फिर छुट्टी। 1-4-17 में कोई भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आपने शुरू करी तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ वी कम टू द लास्ट कैटेगरी, बैड डेट। नाउ व्हाट इज द बैड डेट? सर बैड डेट तब होगा जब कोई डेट होगा, तो अगर आपने पहले कभी कोई क्रेडिट सेल करी है और उसको अपने किसी भी साल की इनकम में लिया है, तो आपने सेल में सपोज 10 लाख की सेल करी थी, आपने इनकम में ले लिया, तो अगर कल को आपको इसमें से 8 लाख रुपए आ गए, रिसीव हो गए, लेकिन 2 लाख रुपए अब रिसीव नहीं होने वाले, तो लॉ इसको एज अ बैड डेट अलाउ करता है। यानी बेसिकली आपके पास जितना पैसा रिसीव हुआ उतने पे ही आपको टैक्स लगेगा, पर ये जरूरी नहीं कि एक ही साल में हो सकता है 2 साल बाद बैड डेट हो गया। अब बैड डेट का डिडक्शन लेने के लिए मुझे करना क्या है? क्या मुझे एओ को प्रूव करना मेरा डेट बैड हो गया? द आंसर इज नो। एओ नहीं डिसाइड करेगा कि आपका डेट बैड है या नहीं है, आप डिसाइड करोगे कि डेट बैड हुआ या नहीं हुआ। क्या सर वो लिमिटेशन पीरियड 3 साल का देखना पड़ता है बिफोर वी कैन क्लेम बैड डेट? द आंसर इज अगेन नो। तो क्या सर मुझे अकाउंट्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा? हाँ, आपको इसको अकाउंट्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा इनटू द पीएनएल, तो आप यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आईसीडीएस के हिसाब से राइट ऑफ कर दिया तो भी आप डिडक्शन ले सकते हो। सो इट मस्ट बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या मैंने अगर बैड डेट क्लेम करा तो जो कॉरस्पॉन्डिंग जिसको मैंने सेल करी थी, क्या उसने भी अपनी किताबों में उसको राइट ऑफ करा होगा तभी मैं डिडक्शन ले सकता हूं? आंसर इज नो। उसने अगर बैलेंस अभी भी दिखाया हुआ है कि पेबल है, तो भी आप अपनी बैड डेट की डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर कल को उसने आपको 1,60,000 दे दिया टू सेटल द क्लेम, तो अब आपके हाथ में बैड डेट रिकवर हो जाएगा 1,60,000, एंड दिस इज एज पर सेक्शन 41(4). एंड रिमेंबर, बैड डेट रिकवर्ड अगर 41(4) में आ रहा है, इट विल बी बिजनेस इनकम इवन इफ द बिजनेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ रिकवरी। और बाद में सेट ऑफ के चैप्टर में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैड डेट रिकवरी अगर हो रही है और बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस का लॉस इस वाली इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। अब सर इनके हाथ में क्या करें? क्योंकि इसने 10 लाख की परचेज करी थी, दिया सिर्फ 8 लाख है, 1,60,000 और दे दिया, तो आपके हाथ में 10 माइनस 2 8 प्लस 160, तो 960 जो मिला उतने पे टैक्स लग गया। लेकिन इसको तो डिडक्शन 10 की मिली हुई है, तो क्या इसकी भी डिडक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी 40,000 रुपए की? द आंसर इज यस, एंड दैट इज कवर्ड बाय 41(1). 41(1) कहता है कि कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी लायबिलिटी जिसकी आपने पहले किसी भी साल डिडक्शन ली हुई है और बाद में वो रिकवर हो जाता है, वेदर इन कैश और अदरवाइज। तो मैंने आपको बोला था, सपोज आपने परचेज करी थी 10 लाख की और ये क्रेडिट परचेज थी,
और बाद में लाइबिलिटी टू पे वेव ऑफ हो गई, ये वेव ऑफ हो गई लाइबिलिटी, उसने बोला भाई मैंने 9-60 दिए 40 नहीं देने, वेव ऑफ। इज इट रिकवर्ड इन कैश? नो, बट इट इज रिकवर्ड इन बाय वेवर ऑफ लोन, तो वो भी इनकम बन जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे इंप्लॉइज ने मेरे 40,000 रुपया एम्बेजल कर लिया था, लेके भाग गया था, मैंने उसको बोला बैंक में जमा करा, वो मिला ही नहीं मुझे उसके बाद, तो क्या वो मेरा बिजनेस का लॉस है सर? तो क्या मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ सर। बट कल को अगर मैंने इंप्लॉय से 10,000 रुपया रिकवर कर लिया, क्या वो मेरी इनकम बन जाएगी? यस, अंडर सेक्शन 41(1). 41(1). नाउ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स विल बी बिजनेस इनकम। पर बैड डेट की डिडक्शन लेने के लिए, ये जो डिडक्शन हमने ली थी उसके लिए बिजनेस का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। पर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम वेदर द बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस और नॉट। Assessing officer cannot decide whether the debt has become bad or not. Then we come to the last and the most important one, section 37 general category. कोई भी खर्चा जो 30 to 36 में कवर्ड नहीं है, only and exclusively for business and profession, check number 1. Not being capital expenditure, check number 2. And not being personal expense will be allowed as a deduction. लेकिन कोई भी खर्चा which is an offense और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी इलीगल खर्चा अलाउड नहीं है, इलीगल लॉस अलाउड है। और पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग द लॉ, पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग द लॉ अंडर एनी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट में, फैक्ट्री आपने लॉ के हिसाब से नहीं बनाई, पेनल्टी लगा के, जीएसटी एक्ट में पेनल्टी लग गया, इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी लग गया, कोई भी पेनल्टी अलाउड नहीं है। लेकिन बेटा पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है। मेरा और मेरे सप्लायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब मैंने तोड़ा या उसने तोड़ा, जिसने भी पेनल्टी दी, ये पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग लॉ नहीं है, ये पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलाउबल हो जाएगी। डिडक्शन ऑफ लॉसेस इनकर्ड, क्या मुझे मेरा लॉस अलाउ होता है? यस, द लॉस शुड बी रेवेन्यू इन नेचर, लॉस शुड बी रेवेन्यू इन नेचर, ऑफ कोर्स इट शुड बी इंसिडेंटल टू बिजनेस। लॉस रियल होना चाहिए, नोशनल नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इनकर्ड लॉस होना चाहिए, एंटिसिपेटेड लॉस नहीं होना चाहिए, और उसका कहीं पर भी एक्सप्रेसली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो एम्बेजलमेंट बाय एम्प्लॉइज, बेटा अगर एम्प्लॉय आपका कुछ भी पैसा लेके भाग गए, इसका डिडक्शन मिल जाएगा, और बाद में अगर अमाउंट रिकवर्ड होगा तो मैंने बताया 41(1) में आ जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक इन फायर, फैक्ट्री, थेफ्ट, रॉबरी, ये आपको अलाउ हो जाएगा डिडक्शन। लॉस ड्यू टू वॉर, फ्लड, सब कुछ अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट खड़ी हुई है, जैसे आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट करी, उसकी वैल्यू गिर गई, अब ये कैपिटल एसेट है, वैल्यू गिरने पे 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन नहीं होगा। और रिमेंबर कैपिटल गेन्स कब होता है? व्हेन यू ट्रांसफर द एसेट। तो मेरे शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की, 31 मार्च को उनकी वैल्यू 70 लाख रह गई है, तो क्या मेरा 30 लाख लॉस अलाउबल है? नहीं। पर अगर मैं वो शेयर्स बेच दूंगा तो ये लॉस कहां जाएगा सर? कैपिटल लॉस। एंड रिमेंबर कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से, लेकिन बिजनेस इनकम से कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं होता। सो यू नीड टू बी केयरफुल। लॉस इनकर्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल जाएगा। कंटिंजेंट लॉसेस आपको अलाउ नहीं होंगे, लॉस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है आपको अलाउ नहीं होगा। जरा क्विक रिकैप ऑफ खर्चे, ब्रोकरेज का खर्चा, कमीशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सब अलाउड है। वेबसाइट क्रिएशन, मैंने कहा था नॉर्मल लोगों के लिए वेबसाइट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस बिकॉज यू डोंट ओन एनीथिंग। इन कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, इनके लिए वेबसाइट इज अ कैपिटल एसेट, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा एट 40%। सीएसआर का खर्चा अलाउड नहीं है, बट कुछ खर्चे हमने करे जो स्पेसिफिकली अलाउड थे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वाले सीएसआर अलाउड थे, है ना, तो वो खर्चे हम करें। लिटिगेशन एक्सपेंसेस, कोई केस हो गया कंपनी पे, एनी एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉम्पनसेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी बताया, ऑडिट फीस, ये तो बहुत जरूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इनसाइड द फैक्ट्री, ये यहाँ अलाउबल नहीं है, ये तो कैपिटलाइज होगा, इस पे क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। एक्सपेंसेस ऑन रेजिंग द रोड, कोई रेंट पे करा, कोई रॉयल्टी पे करी यूज ऑफ एसेट के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसीज, की मैन इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसीज पे करा, या कोई कैपिटल एसेट जो आपने बिजनेस के लिए यूज करा उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा,
एसी इंश्योर करा दिया मैंने, लैपटॉप इंश्योर करा दिया बिजनेस वाला, दीज आर अलाउड एज अ डिडक्शन। आपने लाइफ इंश्योरेंस पे करा फॉर द लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज अलाउड है, परंतु बेटा अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पे करा है फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने अपनी लाइफ पे करा तो वो अलाउड नहीं है। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको पता है पहले रिसीट में ऐड होते हैं और बाद में डिडक्शन मिलता है। तो इनकम टैक्स में ऑल सेल्स आर इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो मैंने अगर 10 लाख की सेल करी और 1,80,000 जीएसटी का है तो 10 लाख प्लस 1,80 11,80 आएगा मेरी सेल में, और 1,80 जब मैं पे करूंगा, रिमेंबर दिस इज कवर्ड बाय 43B, तो मुझे डिडक्शन तब मिलेगी। सही होगी बात। STT and commodities transaction tax, where these are held as stock in trade, is allowed as a deduction. These are allowed as a deduction. Now, इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या कोई खर्चा अलाउड है? देखो इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता, टैक्स अलाउड नहीं होता, सरचार्ज भी अलाउड नहीं होता, ये इनकम टैक्स है। इस पे क्लैरिफिकेशन भी आ गया। लिटिगेशन एक्सपेंस अलाउड है, आपने लॉयर की या सीए की फीस दी इनकम टैक्स का केस लड़ने के लिए, ये अलाउड है। आपने लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर जो ब्याज दिया है अलाउड नहीं है, पेनल्टी अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स एडवांस टैक्स टीडीएस आर आल्सो इनकम टैक्स, ये भी अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू पे इनकम टैक्स भी अलाउड नहीं है, और 234F का फीस भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउड है। देन बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नॉर्मली अलाउड है, लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, सूवेनियर में, ट्रैक में, पैम्फलेट में कोई एडवर्टाइजमेंट दी तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और डोनेशंस के लिंक में मैंने क्या कराया था, कंपनी को जाके मिल जाएगी अंडर 80 GGB, लेकिन बाकियों को GGC में नहीं मिलेगी। ROC का खर्चा टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू प्रोपराइटर ऑब्वियसली अलाउड नहीं होता, प्रोपराइटर अपने आप को इंटरेस्ट और सैलरी नहीं दे सकता। चैरिटीज एंड डोनेशंस आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट जो हमने लिस्ट करी थी। रिसर्च का खर्चा हमने बोला स्पेसिफिकली अलाउड है। एक्सपेंसेस फॉर इलीगल बिजनेस, अच्छा इलीगल बिजनेस का कोई भी खर्चा लीगल नहीं हो सकता, और लीगल बिजनेस के इलीगल खर्चे अलाउ नहीं होंगे। पेमेंट टू डॉन हो गया, या अगर मैं बात करूं सीक्रेट कमीशन लिख दिया, ब्राइब, ब्राइब को अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्रेट कमीशन, ये अलाउड नहीं है। प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर लैक्सिटी अलाउड नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व्स अलाउड नहीं है। Dividend is not allowed, however interest on loan taken to pay dividend is allowed as a deduction. Now that happens to be the list of all expenses. एक बार जाके देखें, हमने जो लिस्ट करी थी वो सारी हो गई, खर्चों की एक लिस्ट थी। फिर आते हैं रिस्ट्रिक्शंस पर, तो हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने सीखा ये अलाउड है या नहीं है। तो PNL जो क्वेश्चन में आएगा उसमें जो क्लेम करा होगा हम लॉ के हिसाब से कंपेयर करेंगे अलाउड है या नहीं है। अगर अलाउड नहीं है और क्लेम करा हुआ है तो एड बैक कर देंगे, अगर अलाउड है और क्लेम करा हुआ है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर अलाउड है पर क्लेम नहीं करा हुआ है तो उसको अलाउ कर देंगे। तो दीज आर जस्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। नाउ तो ये कैटेगरी हमारी होगी। अब करते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंसेस। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन अलाउबिलिटी ऑफ द डिडक्शंस। तो हमने क्या सीख लिया है कि कौन सी रिसीट्स आएंगी बिजनेस में, कौन से खर्चे अलाउ होंगे, और अब इन खर्चों पे जो सेक्शंस लगने वाले रिस्ट्रिक्शंस के 42, 44 एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट वी गेट इज आवर बिजनेस इनकम। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा दोस्त है 40A1 है और 40A1A है, ये टीडीएस का रखवाला है। यानी एक बिजनेसमैन जो भी पेमेंट कर रहा है उस पे अगर उसको टीडीएस काटने को बोला गया है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन इंडिविजुअल या एचयूएफ का है तो आपको 21-22 का टर्नओवर देखना पड़ेगा। अगर वो टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ बिजनेस का या मोर देन 50 लाख प्रोफेशन का और आईसीएआई क्वेश्चन में देगा ये, तो आप जरा पूरा क्वेश्चन ढूंढेंगे, एंड तक जाएंगे और देखोगे अगर 21-22 का टर्नओवर नहीं दिया तो एज्यूम करोगे। अब यहां लिखा होगा लेट्स से 48 लाख, अब 48 लाख होगा तो हमारे को क्या याद रखना है, एंड सपोज ये डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, तो आपको याद रखना है कि 22-23 का जो प्रोफेशनल का अभी ड्यू डेट आ रहा है, बिकॉज इट इज लेस देन दिस,
तो ये 44 AB में कवर्ड नहीं होगा, देयरफॉर इसका ड्यू डेट 31 जुलाई आएगा। ये क्यों जरूरत पड़ेगी सर? 43B में ड्यू डेट का जरूरत पड़ने वाला। और अगर 21-22 में उसका टर्नओवर 52 लाख है तो उसका टीडीएस करंट ईयर में काटना होगा, और अगर उसने टीडीएस नहीं काटा तो ये सेक्शन लगेगा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। 40A3 अपना कैश से नफरत है इसको, एंड 43B का मेन मकसद है पैसा पहुंचाना, यानी आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग यहां रेलेवेंट हो जाता है, और यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगी ओनली ऑन पेड बेसिस, पर यहां पर पेड बिफोर द ड्यू डेट होगा। देन 40A2 जो आजकल आईसीआई का फिर फेवरेट होता जा रहा है, कि अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं और आपने पेमेंट करी है किसी ऐसे बंदे को जो रिलेटिव है, या जिसका आपके बिजनेस में या आपका उसके बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, यानी 20% या उससे ज्यादा का हिस्सा है, तो वो पेमेंट अगर एओ को लगता है कि आपने मार्केट वैल्यू से ज्यादा करी है तो एक्सेसिव अमाउंट को डिसअलाउ कर देगा। यहां रिलेटिव कौन आएगा सर? 241 वाला रिलेटिव, यानी स्पाउस, ब्रदर्स, सिस्टर्स, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। अभी नवंबर 22 में पेपर में क्वेश्चन डाला, वहां लिखा पेमेंट टू सिस्टर इन लॉ वाज डेबिटेड टू द P&L ऑफ 10,000, इट वाज फाउंड टू बी एक्सेसिव बाय 7,000। अभी एक्सेसिव वो लग रही है 7,000 रुपया। मेरा पॉइंट यह है कि मैं अगर नॉर्मल बिजनेस का कोई भी खर्चा करता हूं, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट कर दिया तो कर दिया यार, मेरा बिजनेस मेरा पैसा, मैं जो मर्जी खर्चा करूं। लेकिन अगर रिलेटिव को कर रहे हो सिर्फ तब एओ डिसअलाउ कर सकता है, और सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटिव, सो यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रिलेटिव। तो वहां उस केस में डिसअलाउ नहीं होगा, पूरा 10,000 अलाउ हो जाएगा। 40A5 इज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स। अगर एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे करता है तो वो अलाउ नहीं होता है। नाउ लेट अस गो एंड लुक एट ईच वन ऑफ दीज इन डिटेल। सो 40A1 टीडीएस का रखवाला, एंड 40A1 40A1 लगता है अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे इंडिया के बाहर कर रहे हो चाहे इन इंडिया कर रहे हो, और रेजिडेंट को इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हो। बट रिमेंबर, नॉन रेजिडेंट के केस में पहले आप चेक करेंगे कि नॉन रेजिडेंट की इनकम क्या इंडिया में असेसेबल है। अगर असेसेबल है और टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउ करेंगे। एक क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, कहता है रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया 20 लाख रुपए का, और नीचे कहता है देयर इज नो टीडीएस डिडक्टेड, और यहां नॉन रेजिडेंट से इंपोर्ट कराए आपने इंडिया में। अब सवाल ये उठता है क्या इस पे टीडीएस कटना था? नाउ द सेल इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया, मनी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, डीम्ड एक्रूअल में आता नहीं है, रॉ मटेरियल का सेल, इस पे टीडीएस कटना ही नहीं है। जब कटना ही नहीं है, नहीं काटा तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो देयर इज नो डिसअलाउंस, ये अलाउ होगा। तो नॉन रेजिडेंट के केस में पहले चेक करेंगे कि वो इनकम इंडिया में असेसेबल है या नहीं है, वेदर टीडीएस इज डिडक्टेबल और नॉट, एंड इफ डिडक्टेबल देन आगे चलेंगे। अब कहता है टीडीएस को डिडक्ट कर देना है 31 मार्च तक, और डिपॉजिट करना है बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139(1). टीडीएस का जमा कराने का ड्यू डेट आपको पता है अलग होता है, 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। टीडीएस जमा कराने की ड्यू डेट के बाद अगर आप पे करोगे तो ब्याज लग जाएगा, वो ब्याज आपको बिजनेस इनकम निकालते समय अलाउ भी नहीं होगा, पर यहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो आपको 22-23 में ही डिडक्शन मिल जाएगी। इनमें से एक भी नहीं हुई तो आपको 40A1 में 100% डिसअलाउ होगा, 40A1A में 30% डिसअलाउ होगा, और अब ये जो डिसअलाउ हुआ वो अलाउ होगा जिस साल आपने टीडीएस पे करा। ठीक है जी। नाउ 40A1 अप्लाइज टू एक्सपेंडिचर इन इंडिया। अब आपको क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन का सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको बताया गया कि 2021-22 का एक कमीशन टू एजेंट थी, कमीशन टू एजेंट, और एजेंट रेजिडेंट था, और वो कमीशन टू एजेंट पर कोई टीडीएस नहीं काटा था, नो टीडीएस वाज डिडक्टेड और डिपॉजिटेड। कहता है टीडीएस को डिपॉजिट कराए, कमीशन था 10 लाख का, कहते हैं इसका जो टीडीएस बनता है 5%, वो जमा करवाया है 1/11/22 को। अब आपको क्या देखना है, 21-22 का खर्चा है, टीडीएस कहता है जमा करवाया है 1/11/22 को,
21-22 की ड्यू डेट लेट से 31 अक्टूबर 22 है, उसके बाद जमा कराए, तो आपको पता है इसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी 3 लाख रुपया 21-22 में ऐड हो गया होगा। अब आपको क्या याद रखना है, जब आप 22-23 का इनकम निकाल रहे हो तो क्या अब ये 3 लाख रुपया करंट ईयर में अलाउ करना पड़ेगा? यस। और अब आईसीआई इस पॉइंट पे क्वेश्चंस डालने शुरू कर रहा है। नाउ वी कम टू 40A3। अगर आपने 10,000 से ज्यादा एक बिल के लिए एक बंदे को एक दिन में पेमेंट करा और वो अकाउंट पे ही चेक से नहीं करा, ड्राफ्ट से नहीं करा, NEFT, RTGS, UPI, इन सारे मोड से नहीं करा, तो आपको वो डिसअलाउ हो जाएगा, पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगी। नाउ प्लीज रिमेंबर, पेटीएम वॉलेट, गूगल पे वॉलेट, ये अलाउड मोड्स नहीं है, UPI अलाउड मोड है। तो कोई भी खर्चा जिसको आपने डिडक्शन क्लेम करी है, अच्छा एक बात और याद रखो, PNL दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, जब तक नहीं बताया कि पेमेंट कैश में हुई है तब तक आप मान के चलोगे कि पेमेंट इन मोड से हुई है, सब अलाउ है। जब तक कुछ गलत नहीं है तब तक सब सही है, ठीक है। सो पेपर में ये बातें याद रखना। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट होती है उसके लिए क्या हो गया, 35,000। अच्छा, पेपर में ध्यान रखना, अगर आपको बताया गया कि 2 ट्रांसपोर्टर पेमेंट हुआ है, अब ट्रांसपोर्टर्स के लिए 2 सेक्शन याद रखेंगे बेटा, एक तो जो छोटा ट्रांसपोर्टर है 44AE वाला, और एक अदर है। इन दोनों के लिए 35,000 का लिमिट है, लेकिन इस छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए एक कंडीशन और है कि अगर आप इसको पेमेंट करते हो और ये पैन नंबर दे देता है तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है, और अगर टीडीएस काटना ही नहीं है तो 41A का डिसअलाउबिलिटी नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 44AE प्रिजम्पटिव इनकम्स आपका टैक्सेबल हुआ है, यानी खर्चा अलाउ ही नहीं हुआ है, रिसीट का परसेंटेज 6%, 8% आपने इनकम बना दिया है, तो क्या कोई खर्चा डिसअलाउ होगा? नहीं सर, जब अलाउ ही नहीं हुआ तो डिसअलाउ कैसे होगा? सो रिमेंबर द डिसअलाउबिलिटीज आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड। तो प्रिजम्पटिव इनकम्स में ये सेक्शन नहीं लगेंगे। देन वी कम टू रूल 6DD, यानी कुछ पेमेंट अगर आपने अकाउंट पे चेक से नहीं भी करी, बैंक ड्राफ्ट से नहीं करी, NEFT से नहीं करी, वो फिर भी अलाउ हो जाएंगी। कौन सी चीज? अगर आपने बैंक को पेमेंट करा, यानी इंटरेस्ट टू बैंक्स, तो अगर हम बात करें बैंक्स को, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो 40A3 में नहीं डिसअलाउ होगा। बैंक को जब आप पेमेंट करते हैं तो TDS भी नहीं कटता है, यानी बैंक की पेमेंट पे ना 40A3 लग रहा है ना TDS वाला सेक्शन लग रहा है। क्यों सर? बिकॉज बैंक के ऊपर TDS नहीं कटता है, तो ये 40A1 भी नहीं लगेगा, 40A1 भी नहीं लगेगा बैंक की पेमेंट्स में। NBFC इज नॉट अ बैंक, रिमेंबर दैट। NBFC को पेमेंट करने पे TDS कटता है सर, और अगर TDS कटता है तो इसके ऊपर 40A1 का कंडीशन लगेगा, क्या रखना है बात। देन पेमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर आप सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जमा करवा रहे हैं तो वो आप अकाउंट पे चेक के अलावा भी करा सकते हैं। अगर आप थ्रू द बैंक पेमेंट कर रहे हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये भी अलाउड हो गए। फिर हमने कहा था गांव वाले एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीद रहे हैं, अपनी फैक्ट्री के लिए गन्ना खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? टू द कल्टीवेटर पेमेंट करा, ग्रोअर और प्रोड्यूसर को पेमेंट करा। फिर प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी लाइफ स्टॉक खरीदा, मीट खरीदा, हाइट खरीदा, स्किन खरीदे, डेयरी या पोल्ट्री फार्मिंग के प्रोडक्ट्स खरीदे, फिश और फिश प्रोडक्ट्स। ना फिश और फिश प्रोडक्ट्स में सारे मरीन एनिमल्स, श्रिम्प, प्रॉन, कटल फिश, स्क्विड, क्रैब, लॉबस्टर सब आ गए। और यहां लिखा है टू द कल्टीवेटर, तो मैंने कहानी सुनाई थी कि जो मछुआरा होता है वो जाके मच्छी पकड़ के लाता है, द फिशमैन गोज एंड गेट द फिश, कैचेस द फिश इन द वाटर, बट उसने एक हेड मछुआरा बनाया होता है जो खुद नहीं पकड़ रहा है पर बाकी सारे मछुआरों के बेहाफ पे कंपनीज के साथ डील करता है। तो अगर पेमेंट आपने हेड मछुआरे को करी वो भी कवर हो जाएगा, विल बी गिवन फ्रॉम द फिशरमैन सेल्स टू द हेडमैन। कंपनी ने हेडमैन को पेमेंट करी तो वो भी 40A3 में अलाउ हो जाएगी ना। देन वी कम टू पेमेंट अगर आपने करी है किसी कॉटेज इंडस्ट्री में, गांव में जाके कोई फैक्ट्रीज होती हैं जो पावर यूज नहीं कर रही है, लूम्स होती हैं, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में पावर यूज नहीं हो रहा है,
दरिया बनाने में पावर यूज नहीं होता, विदाउट द एड ऑफ पावर। कॉटेज इंडस्ट्री में अगर आपने पेमेंट करी है, कॉटेज मीन्स जो हट्स में छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने घरों में बनाते हैं, उनके लिए आप पेमेंट कर सकते हो अदर देन दीज मोड्स। फिर पेमेंट आपने किसी ऐसी विलेज में करी है जहां पर बैंक ही नहीं है, अब यहां फैक्ट्रीज भी आ गई। अगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है गांव में लगी है और उस गांव में बैंक नहीं है, तो आप उस फैक्ट्री से जब सामान खरीद रहे हैं, यू कैन मेक द पेमेंट अदरवाइज डन बाय अकाउंट पे ही चेक। ये हो गए 3 और। अब जो मेरे को लग रहा है मेन ये 2 बातें आप आईसीआई पूछने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये फाइनल में आ गया पॉइंट, अगर आप किसी इंप्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हो, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर आपको रिमेट होगी 50,000 रुपए। लेकिन अगर कोई इंप्लॉय टेम्परेरली पोस्टेड है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 15 डेज, मोर देन इक्वल टू 15 डेज आउट ऑफ हिज प्लेस ऑफ वर्क एंड ही डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट देयर, तो वो सैलरी भी अलाउड है अगर आपने टीडीएस काट लिया 192 में। अब पेपर में ध्यान रखना, अगर वो कहता है मिस्टर एक्स इज एन एम्प्लॉय और उसकी सैलरी वाले दिन वो ट्रैवल कर रहा था और वो ट्रैवल डेट्स बताएंगे इस दिन से लेके इस दिन तक, इस दिन से लेके इस दिन तक, और उसको सैलरी कैश में दे दी गई, बताया जाएगा क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा था और जहां वो था वहां उसका बैंक अकाउंट नहीं था, तो चेक करना ये नंबर ऑफ डेज अगर 15 दिन से ज्यादा आ रहे हैं तो ये अलाउड होगा, पर अगर ये 15 दिन से कम होगा तो ये अलाउड नहीं होगा। तो इसका ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। देन ऑफ कोर्स ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, उनका तो कैश इज स्टॉक इन ट्रेड, तो ऑथराइज्ड डीलर्स और मनी चेंजर्स जो हैं उसको आप पेमेंट डिसअलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कैश में ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा रूल 6DD। 48(2) का मैंने बात कर लिया है, 241 मैंने आपको बता दिया है अगर वो रीजनेबल होगा। यहां एक बात याद रखेंगे, अगर 48(2) लग रहा है और 48(3) लग रहा है, अगर दोनों लग रहे हैं तो पहले आप डिसअलाउ करोगे 48(2) में, फिर जो बची लिमिट है अगर वो 10,000 से कम ज्यादा होगी तो 48(3) लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पेमेंट दिया है 22,000 रुपए का और ये कहता है टू ब्रदर एंड ब्रदर इज सप्लाइंग रॉ मटेरियल। अब एओ कहता है आई फाइंड दिस एक्सेसिव बाय 8,000, 8,000 से एक्सेसिव है, तो हम पहले 22,000 में 8,000 को डिसअलाउ करेंगे। अब हमारे पास बचा 14,000, अब हम इसको अलाउ कर देंगे। नीचे कहता है 22,000 वॉज पेड इन कैश, अभी दोनों बातें आ गई। अब क्योंकि ये 14,000 आफ्टर डिसअलाउंस ऑफ 48(2) इज मोर देन 10,000, अब हम इसको भी डिसअलाउ कर देंगे अंडर 40(a)(3, यानी ये अलाउ नहीं होगा। ठीक होगी बात। लेकिन अगर ये कहता है कि मुझे 48(2) में एक्सेसिव लग रहा है बाय 14,000, अब मैं जब 48(2) हटाऊंगा 14,000, अब बचेगा कितना 8,000, और वो कहता है 22,000 वॉज पेड इन कैश। अरे 22,000 अलाउ ही नहीं करा, 8,000 है, तो बेसिकली 8,000 इज पेड इन कैश। अब ये डिसअलाउ नहीं होगा, यानी 22 में से 8,000 अलाउ हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना, ये भी आ सकता है। देन वी कम टू 43B। Now these are payments allowed on paid basis irrespective of the method of accounting followed by the assessor. We said tax and duty. अब हम कहते हैं जिस साल का खर्चा है उस साल की ड्यू डेट से पहले पे हो गया तो उसी साल, वरना जिस साल पे हुआ उस साल अलाउ होगा। ना एक एक करके इसको देखते हैं। सो मैंने कहा था टैक्स ड्यूटी जो अलाउबल होता है। नाउ रिमेंबर इनकम टैक्स अलाउड ही नहीं है, वेल्थ टैक्स अलाउड ही नहीं है, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अब है नहीं, वेल्थ टैक्स भी है नहीं, तो बेसिकली इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। जो बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बेटा, लाइक आई सेड जीएसटी ऑन सेल्स, सो वी सेड अगर मेरा सेल 10 लाख का है और उस पर 1,80,000 का जीएसटी कलेक्ट हुआ तो पहले ये जीएसटी मेरे सेल्स में आएगा और जब मैं डिपॉजिट करूंगा उस समय मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। और ये डिपॉजिट कब करना है? ड्यू डेट से पहले। सो वैट है, जीएसटी है, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, दीज आर व्हाट वी कॉल कलेक्टेबल टैक्सेस। एंड दिस आर टैक्सेस ऑन एसेट्स। मेरा बिल्डिंग है यूज फॉर बिजनेस, उसका म्यूनिसिपल टैक्स है, गाड़ी यूज फॉर बिजनेस है, उसका रोड टैक्स है। ये हो गए अलाउबल टैक्सेस ऑन एसेट्स। सारे टैक्सेस जो अलाउबल होते हैं उनके ऊपर 43B लग रहा है। अब मेरा 21-22 का अगर खर्चा है सपोज, और मैंने 1/9 को पे करा, 21-22 की ड्यू डेट में मान के चल रहा हूं 31/10/22, तो ये 21-22 में अलाउ हो जाएगा। अगर 1/11/22 को पे करा तो ये 22-23 में अलाउ होगा। 1/11/23 को पे करा सो 23-24 में अलाउ होगा।
एक 9/23 को करा तो भी 23-24 में होगा, क्योंकि सर ड्यू डेट के बाद जब भी पे होगा तो उस साल वाला होगा जिस साल पे हुआ। ठीक है सर। अब दूसरे पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांसेस। लोन होता है हमारा टर्म लोन, फिक्स्ड अमाउंट मिल गया फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एडवांस में आ जाएगा मेरा कैश क्रेडिट या ओडी। अब ये आपने जो लोन लिया बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया या एनबीएफसी से लिया, यानी ये एनबीएफसी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम बैंक्स और एनबीएफसी का एक कंपैरिजन करें, अगर हम टीडीएस की बात करें तो यहां तो कटता ही नहीं है, यहां कटता है, यानी इस पे 40A का रिस्ट्रिक्शन लगेगा, बैंक्स पे 40A का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। फिर हम कहते हैं 43B पेमेंट बेसिस पे दोनों कवर्ड है। फिर हम कहते हैं 40A3 कैश में पेमेंट, बैंक्स के ऊपर अलाउड है कैश पेमेंट, इनको अलाउड नहीं है। यानी 40A3 एनबीएफसी की पेमेंट पे लग रहा है, बैंक की पेमेंट पे नहीं लग रहा है, समझ गए। सो बेसिकली एनबीएफसी पे आपने टीडीएस का कंडीशन भी देखना है, पे करा या नहीं करा ये भी देखना है, और कैश में नहीं करा, तीनों चीजें देखनी है। पर बैंक के केस में टीडीएस कटेगा नहीं, कैश पेमेंट अलाउड है, तो आपको सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन देखनी है 43B की। तो ये दोनों बातें याद रखना, आईसीएआई ने पूछी हुई है अभी लेटली। तो ये हो गया। फिर कहते हैं पेमेंट टू रेलवेज, आपने कोई फ्रेट का पेमेंट करा, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे करा रेलवेज को, या कोई रेंट पे करा, रेलवेज की बिल्डिंग किराए पे ली है जो बिजनेस के लिए है, तो रेलवेज को आपने कुछ भी खर्चा करा, जब तक आप पे नहीं करोगे ड्यू डेट से पहले आपको अलाउ नहीं होगा। एंड देन ऑफ कोर्स इट इज एम्प्लॉय की पेमेंट्स। अब एम्प्लॉय की सैलरी एम्प्लॉयर को एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग अलाउ होती है, पर कुछ एम्प्लॉय की पेमेंट्स आ गई यहां पर, तो इसके ऊपर करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सो पेमेंट टू एम्प्लॉइज, इंप्लॉय के एंगल से आपके पास सेक्शन 15 है, 17(1) है, 17(2) है, 17(3) है, फिर आपके पास ग्रॉस सैलरी आती है, फिर आप देते हो 16 की डिडक्शन, नेट सैलरी आती है, और यहां पर सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। पर इंप्लॉय को जब आप पेमेंट कर रहे हैं, इंप्लॉयर के एंगल से ट्रीटमेंट क्या है, सारी सैलरी इज अलाउड एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक पे ड्यू बेसिस पे अलाउड है, अलाउंसेस ड्यू बेसिस पे अलाउड है। लेकिन बोनस और कमीशन अगर इंप्लॉय को दिया तो वो पेड बेसिस पे अलाउड है। लीव सैलरी इंप्लॉय को दी, पेड बेसिस पे अलाउड है। वीआरएस वाला हम पहले कर चुके हैं। 35 DDA का 43B से कोई लेना देना नहीं है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। जिस जिस साल पे करा उस साल में आपको डिडक्शन मिलती जाएगी ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट इज इररिलेवेंट। एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज ग्रेच्युटी फंड, रिकॉग्नाइज सुपरएन्युएशन फंड, इनका आपको 43B के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। नाउ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट एक बार दोनों का कर लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज फंड का आपको ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में अलाउ हो रहा है, बट सब्जेक्ट टू 43B। अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो अलाउ ही नहीं हो रहा है। तो प्लीज रिमेंबर, अनरिकॉग्नाइज फंड्स का कंट्रीब्यूशन ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में अलाउ नहीं होता है। रिकॉग्नाइज फंड का अलाउड होता है, बट 43B में रिस्ट्रिक्टेड है। और पेमेंट फ्रॉम द फंड, जब आप इस फंड से पेमेंट करेंगे तो रिकॉग्नाइज फंड वाला अलाउड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन वाले साल में अलाउ हो गया था। अनरिकॉग्नाइज फंड्स वाला इस साल अलाउ होगा। तो अगर आपको लिखा है पीएनएल में पेमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज फंड, उसको ऐड बैक कर दो, लेकिन लिखा है पेमेंट फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज फंड, तो वो ठीक है, पर ऑब्वियसली इसके ऊपर टीडीएस कटा होना चाहिए। नाउ जो अगर इंप्लॉयर ने 2,40,000 सैलरी दिया इंप्लॉय को, और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 20,000, तो इंप्लॉयर ने 2,40,000 में से 20,000 रुपया काट लिया होगा इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय को दिया होगा 2,20,000। हम ऑब्वियसली उसको करेंगे ऐड बैक करके, बेसिक पे निकालेंगे 2,40,000 की, प्लस जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 20,000 का, उसका चेक करेंगे 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा है नहीं है यहां पर। चलिए वो तो सैलरी एड में करेंगे। अब यहां क्या करेंगे, पहली बार ड्यू बेसिस पे आप डिडक्शन ले लोगे। जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा अपना वो 43B के हिसाब से, यानी पूरे साल का 22-23 का, अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न लेट्स से ये कंपनी है
तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न हो गया 31 अक्टूबर 23 से पहले पहले अगर आपने पे कर दिया तो आपको 22-23 में अलाउ हो जाएगा, इवन इफ इट इज आफ्टर द ड्यू डेट अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट। लेकिन जो इंप्लॉय का पैसा आपने काटा था पहले तो उसको इनकम बनाएंगे, और फिर अगर प्रोविडेंट फंड एक्ट की ड्यू डेट से पहले पे करा तो अलाउ करेंगे, वरना अलाउ नहीं करेंगे। और प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट क्या आती है? अप्रैल के मंथ की 15 मई के मंथ की 15 जून, 15 ऑफ द नेक्स्ट मंथ है। और अगर आपने 16 तारीख को भी पे कर दिया, इंप्लॉई वाला कंट्रीब्यूशन यहां ऐड हो जाएगा, पर उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इवन इफ इट इज 1 डे लेट, इवन इफ इट इज विद इन द सेम ईयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो इस बार पॉइंट आया, डिबेंचर्स इश्यू। तो एक कंपनी ने क्या किया, अपना जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो बैंक से उन्होंने लोन लिया, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था लेट्स से वाज 4 लाख, उन्होंने इस 4 लाख को अपने पीएनएल में क्लेम करा। लेकिन जब एओ ने, हमारे मुच्छर ने चेक करा कि भाई इसकी पेमेंट हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने कहा हमने बैलेंस शीट में इस बैंक को 4 लाख के डिबेंचर दे दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, और डिबेंचर इशू करके पे कर दिया। अब डिबेंचर इशू का मतलब है उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया ऑब्वियसली बैंक से। कहते हैं बैंक को बोला हमने आपके 4 लाख देने हैं, तो हम आपको कैश में नहीं दे सकते, 4 लाख के डिबेंचर ले लीजिए, 3-4 साल बाद रिडीम होंगे तो आपको कैश मिल जाएगा और ब्याज भी मिलेगा इस पे आपको। तो मुच्छर ने केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अलाउड नहीं है, और बाद में एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया, इंटरेस्ट इज रीपेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज पेमेंट। उसी तरीके से अगर आपका 4 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन है और आपने वो कैसे पे करा, लोन 1 था, कैश क्रेडिट लिमिट पे, इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग 4 लाख का, आपने उसी बैंक से लोन 2 ले लिया, टर्म लोन 4 लाख रुपए का, और दिखाया कि ये वाला हमने पे कर दिया है, तो इनकम टैक्स कहता है ये पेड नहीं माना जाएगा। बाय टेकिंग अनदर लोन यू कैन नॉट रीपे द इंटरेस्ट ऑफ अनदर लोन। फायदा क्या हुआ, बैंक का एक और लायबिलिटी खड़ा हो गया। हाँ, जब हम इस लोन का ये प्रिंसिपल पे करेंगे तो माना जाएगा ये इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो आपको उसका डिडक्शन मिलता जाएगा। चलिए अब एक बार लास्ट में, बाकी सारा हो गया हमारा, लास्ट में चल के जो मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट वाले में एक बार वापस आएंगे एंड वी विल चेक द रिस्ट्रिक्शंस। तो अब ये देखो, जब हम इंटरेस्ट के अलाउबिलिटी की बात कर रहे थे, जो अलाउबल इंटरेस्ट था, अगर लोन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया तो 43B का रिस्ट्रिक्शन है, किसी और से लिया इंक्लूडिंग एनबीएफसी तो 40A1 और 40A1A का रिस्ट्रिक्शन देखना है। तो मैंने यहां पर लिखा एनबीएफसी के लिए आपको चेक करना है टीडीएस वाला कंडीशन भी, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट एक बात याद रखो, जब इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाता है, ब्लॉक में ऐड हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। यानी अगर आपका कैपिटलाइज इंटरेस्ट है और उस पर टीडीएस नहीं कटा तो उसके ऊपर फिर भी डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगर आपका कैपिटलाइज इंटरेस्ट है और वो आपने पे नहीं करा बैंक को, जैसे लोन बैंक से लिया, तो भी आपको कैपिटलाइज इंटरेस्ट पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कैपिटलाइज इंटरेस्ट है और आपने कैश में पेमेंट कर दिया 10,000 से ज्यादा, तो वो तो 43(1) में भी उसने कंडीशन डाल दिया है कि उसके ऊपर डिसअलाउंस है। So I hope you've gotten your concepts covered. बिजनेस सेट को 2 घंटे में भी करना पता है मेरे हिसाब से, इतने सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर इनमें भी अगर आपको और पॉइंट्स में डिटेल चाहिए, then there is a detailed revision video on business and profession which is also available on YouTube. So all the best of luck, सुनते रहिए।